एपिसोड 81 टू 90। अध्याय 81। 078। वह हमसे नफरत करती है। दालान में एक मंद दीवार लैंप लगा हुआ था जो एक धुंधली अस्पष्ट रोशनी प्रदान कर रहा था। रोशनी के सामने खड़ी लड़की का चेहरा आधा साए में छिपा था और आधा धुंधली रोशनी में। उसकी गहरी काली आंखें एक अजीबोगरीब अप्रत्याशित रोशनी से झिलमिला रही थीं, मानो वह कोई दुष्ट आत्मा हो जो नर्क से रेंग कर आए हो। उस पल के दृश्य प्रभाव ने कांग जिनशियान की चीखें निकाल दी। जी यूनिया, ये नाम, ये व्यक्ति लगभग उसका दुर्स्वप्न बन गया था। न जाने क्यों, जब भी वह उन आंखों का सामना करती, उसके दिल की गहराइयों से डर उमड़ पड़ता जो उसके बस से बाहर था। वह हड्डियां कंपा देने वाली ठंडक उसे सर्दियों के मौसम में भारी बर्फ की तरह महसूस होती, जो उसकी पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेती। आंटी आजियान, क्या हुआ? लड़की ने परछाई से बाहर आकर चिंता से पूछा। उसका नाजुक चेहरा मीठा और मनमोहक था। कांग जिनशियान अचानक पीछे हट गई, मानो सामने वाला कोई भयंकर बाढ़ का जानवर हो। यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही तीव्र थी, उसने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। यूनिया मुस्कुराए और अपनी जगह पर रुक गई। चाची आजियान, क्या आप मुझसे बहुत डरती हैं? कांग जिनिक्सियन का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा और उसके भीतर आक्रोश उमड़ पड़ा। फिर भी उसने इसका कोई संकेत दिए बिना इसे दबा दिया। नहीं, उसने सिर हिलाया, उस पर भौहें चढ़ाते हुए। इतनी देर हो गई है, तुम दालान में अकेली क्यों हो? क्या वह उसे जानबूझकर डराने की कोशिश कर रही थी? मैंने सुना था कि पिताजी घर आ गए हैं, इसलिए मैं नीचे आकर देखना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आंटी आजियान को डरा दूंगी। मुझे माफ करना। लड़की की ईमानदार और चमकदार आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसी आंखों के सामने विरोध का भाव रखना सचमुच नामुमकिन था। ये तो बस। यूनिया की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। दादी और पापा को ऐसे लोग पसंद नहीं जो आसानी से चौंक जाते हैं। आगे से आंटी आशियान, आपको घर पर ज्यादा सावधान रहना चाहिए। आखिरकार मैं ये आपकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। नीचे जाने से पहले उसने अपने होठों के कोने पर एक मुस्कान के साथ अपनी बात खत्म की। जब युनशु ने कांग जिनिक्सियन को अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, तो उसके लिए ऊपर एक कमरा तैयार किया गया ताकि वह कुछ समय तक घर में रह सके, जब तक कि वे उसके लिए रहने के लिए एक बड़ा कमरा नहीं ढूंढ लेते। कांग जिनशियान पहले कभी इतने बड़े घर में नहीं रही थी। वह बेहद सतर्क थी। उसे डर था कि कहीं सब कुछ सपना तो नहीं है, लेकिन जी यूनिया ने उसे याद दिलाया कि वह तो बस एक अजनबी है। अगर युनशु या युनशेन उससे नाखुश हो गए तो उसे किसी भी पल घर से निकाला जा सकता है। इस आसान प्राकृतिक उपाय ने मुझे दिलाई डायबिटीज से राहत। इंस्यूलेक्स डायबिटिक सपोर्ट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी नजर उस लड़की के पीछे हटे हुए शरीर पर पड़ी। उसका सहज बड़प्पन उस घर की भव्यता से बिल्कुल मेल खाता था, मानो किसी महल जैसा। वह यही पैदा हुई थी और उसे हर चीज का स्वाभाविक रूप से आनंद लेने का हक था। नहीं, उसे अंततः यह अवसर मिल गया है और उसे इसे दृढ़तापूर्वक पकड़ना होगा। At the sound of a knock, Yushu, who was getting ready for bed, paused while untying her robe. Come in. The next moment, Yushen pushed the door and entered. Seeing it was Yushen, Yushu smiled. Why are you back so late? She frowned slightly when she smelled the alcohol on him. You've been drinking. You always get a headache after drinking. Wait, I'll get you some medicine. She was about to get up and leave, but Yushen grabbed her arm. It was then Yushu sensed something was off and looked at Yushen's face. Her own son, she knew his moods better than anyone else. What's wrong, Mom? Yushen turned his gaze aside, his eyes turning icy. A flicker of foreboding crossed through Yushu's heart. Did Lady Yan ever say that she wanted to take Yuya as her goddaughter? Yushen stared intently at Yushu, not missing a single fluctuation in her expression. Yushu's eyes narrowed slightly, and then she smiled lightly. Pub future Dwara Vigyapan. Pub future Vigyapan. So you are referring to that? Lady Yan did mention it once, but I rejected her proposal, she said, giving the impression it was an utterly trivial matter. Why, this is such a good opportunity. Mom, do you know what kind of person Minister Yan is? I put in so much effort to connect with him, and now there's such a great opportunity right in front of me, but it slipped away and you've even offended Lady Yan for it. I really don't know what to say to you. Yushen's voice carried a hint of reproach. Yushu scoffed coldly. Shenshen, are you blaming me? Yushen pursed his lips and hung his head. That's not what I meant. Yushu snorted and her gaze turned sharp. I think that's exactly what you meant. I don't care how important that Minister Yan is. Have you ever paid attention to your daughter? She hates us. Do you really want to wait until she clings to Minister Yan's leg and then turns to deal with us? How can you be so foolish? Yushen hadn't thought as deeply as Yushu. Startled, he said, she. Ha, I always praised you for being smart, but it turns out you are as foolish as they come. Or why else do you think I was so eager to send her back to our hometown? Your daughter may look young, but she is cunning. I even suspect she already knows about her own origins and the truth behind why she's dead. Yushen couldn't believe it. How could that be possible? Yushu told him about Yusha's situation. His face gradually turned cold. He always felt that his daughter was no simple child, but he had not expected her to be even more terrifying than he had imagined. Shenshen, क्या तुम अब भी मुझे ही दोष दे रही हो? मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, युनशु ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा। अगर तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाए तो तुम हमेशा नई शुरुआत कर सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने आसपास मौजूद इस खतरे से सावधान रहना होगा। कौन जाने कब ये तुम्हें काट ले। तुमने खुद कहा था, मंत्री यान एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर वो यान परिवार की धर्मपुत्री बन जाती हैं, तो यान परिवार उनका साथ देगा। अगर वो सच जानती हैं और बदला लेने के बारे में सोचती हैं, तो यान परिवार हमारे खिलाफ उनकी मदद भी कर सकता है। क्यों न उस रिश्ते को पहले ही तोड़ दिया जाए। अकेले वो क्या क्या कर सकती हैं। युनशु का विश्लेषण सही लगा और युनशेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, यदि यह आपकी बात है तो हमें क्या करना चाहिए?
युनशू ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और वह बोलने के लिए अपने दांत पीस रही थी। अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। उसने अपनी गर्दन पर काटने का इशारा किया। युनशेन का दिल धड़क उठा और युनशू की दमनकारी निगाहों के सामने उसने अंततः हार मानकर सिर हिला दिया। लिविंग रूम में बाइरेन ने बेडरूम की ओर देखा और फिर यूनिया से पूछा, जो पास आ रही थी, क्या आप इस बारे में उत्सुक नहीं हैं कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं? यूनिया ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे मारने की योजना बना रहे हैं। अध्याय 82:079 हास्यास्पद रिश्तेदारी। कुछ ही देर में युनशेन युनशू के बेडरूम से बाहर आ गया और उसने जी यूनिया को बाइरेन के साथ बैठे देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। पिताजी, यूनिया खड़ी हुई और चेहरे पर मुस्कान के साथ मीठी आवाज में बोली। युनशेन हमेशा अपनी बेटी के पास जाने से थोड़ा डरता था और उसके मन में कई तरह की जटिल भावनाएं उठती रहती थी क्योंकि ये दोनों बच्चे उसे लगातार उसकी बेतुकी हरकतों की याद दिलाते रहते थे। हालांकि युनशू हमेशा उसे नेक कारणों से दिलासा देता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक दिन भी चैन नहीं मिलता था। अब जब उसने इस प्यारी और आज्ञाकारी छोटी लड़की को देखा और याद किया कि युनशू ने क्या कहा था, तो उसकी शांति और आज्ञाकारिता का वर्तमान मुखौटा वास्तव में भयानक था। उसके पैरों के तलवों में ठंडक दौड़ गई और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इतनी देर रात को तुम सो क्यों नहीं रहे हो? यूनिया के जवाब देने से पहले ही बायरान मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। यूनिया तुम्हारे बारे में चिंतित है और इसीलिए वह ऊपर से नीचे भागी आई है। अगर तुम मुझसे पूछो तो यूनिया की उम्र में इतना प्यारा और बच्चों जैसा स्वभाव देखना दुर्लभ है। इतनी कठोरता से मत बोलो, तुम बच्चे को डरा सकती हो। यूनिया बाइरेन के पास खड़ी थी, आज्ञाकारी भाव से अपना सिर झुकाए हुए। युनशेन ने ठंडे स्वर में उपहास किया। उसकी बर्फीली निगाहें बाइरेन के चेहरे पर घूम गईं, फिर यूनिया पर टिक गईं। उसके शरीर में अचानक ठंडक दौड़ गई। यूनिया को पूरा यकीन था कि उसने युनशेन की आंखों की गहराई में छिपी हुई हत्या की मंशा देख ली थी। ऐसा लग रहा था कि वह और युनशू एक आम सहमति पर पहुंच गए थे। वे अब उसे और म्याओ म्याओ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उस क्षण उसका दिल दर्द से सिकुड़ गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी। AI एनालिसिस ऑफ हुड को शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। PPS स्टॉक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यूया, तुम बहुत पीली लग रही हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? बाइरेन की कोमल और देखभाल भरी आवाज उसके कानों में गूंजी। कुछ नहीं आंटी बाई, आपको भी जल्दी आराम कर लेना चाहिए। वह धीरे धीरे सोच समझकर सीढ़ियों की ओर बढ़ी। उसका दुबला पतला शरीर ऐसा लग रहा था मानो हवा का झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। बाइरान ने भौहें सिकुड़ी और धीरे से आह भरी। उसने इन दिनों साफ देख लिया था, इस घर में यूनिया सबसे अलग थलग और बेसहारा थी। वह अभी भी बहुत छोटी थी और फिर भी उस पर इतना भारी बोझ था कि उसकी उम्र में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यद्यपि वह मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी यूनिया का दिल बेकाबू होकर दुख रहा था। उसके जैविक पिता और दादी उसकी मृत्यु पर आमादा थे क्योंकि उसका और म्याओ म्याओ का अस्तित्व उनके जीवन में एक अमिट दाग था। मानव स्वभाव की शीतलता, रिश्तेदारी का उपहास था। यदि यह गलती थी तो इसे अंत तक गलती ही रहने दो। यदि ये दाग था तो इसे धोने का कभी सपना मत देखो। ये फैंग, तुम कुत्ते के बच्चे हो। रात के अंधेरे में एक शांत सड़क पर एक महिला ने अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतारकर तेज रफ्तार से आती स्पोर्ट्स कार पर फेंक दिए। कार धुएं के गुबार के साथ रात में गायब हो गई और महिला ने गुस्से में सड़क किनारे लगे फूलों के बगीचे पर लात मारी, लेकिन अगले ही पल वह अपना पैर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। चाहे वह दर्द था या कुछ और, महिला अचानक फूट फूट कर रोने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उसकी उन्मादपूर्ण सिसकियां बहुत दुखद लग रही थीं। एक मोटरसाइकिल धीरे धीरे रुकी और युवक ने अपना हेलमेट उतार दिया, जिससे उसका सुंदर चेहरा सामने आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोगों को पता चल गया कि सबसे बड़ी मिस निंग, जो अंडरवर्ल्ड और कानून दोनों पर राज करती हैं, ऐसे आदमी के लिए रो रही हैं, तो आपकी जीवन भर की प्रतिष्ठा शायद बर्बाद हो जाएगी। महिला ने क्रूरता से दहाड़ते हुए कहा, निंगजिकी, मुझसे दूर चले जाओ। निंगजिकी ने उपहास किया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे निपटना चाहता हूँ? मैंने तुमसे कहा था कि ये फैंग अविश्वसनीय है और फिर भी तुम उसके सामने झुकने पर अड़े रहे। अब देखो, छोड़ दिया गया है ना। मैं कहता हूँ यही तुम्हारे लिए सही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। निंगजिकी, एक शब्द और बोलो और देखो कि मैं तुम्हें टुकड़ों में काट डालूंगी या नहीं। महिला के सुंदर चेहरे पर एक ठंडी नजर थी जो कुछ हद तक डरावनी लग रही थी। निंगजिकी ने आंखें घुमाई। ये हमेशा से एक ही बात रही है, क्या तुम इसे थक नहीं गए? ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दिल पहले कभी नहीं टूटा। पुराना चला गया तो नया आएगा। बाहर बहुत सारे अच्छे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम एक टेढ़े पेड़ पर कैसे लटक सकते हो? चलो, मैं तुम्हें कुछ मौज मस्ती के लिए बाहर ले चलता हूँ। निंगजिन उठी और चली गई, इस बात की परवाह किए बिना कि वह नंगे पैर थी। नहीं, मैं घर सोने जा रही हूँ। अभी मेरा मूड नहीं है, कोई मुझे परेशान न करे। किंगलोंग गैंग के बदमाश हुआंग ये में फिर से परेशानी पैदा कर रहे हैं। इन शब्दों पर निंगजिन ने अचानक अपना सिर घुमा लिया। निंगजिकी ने अपने होंठ पकड़े, ये जानते हुए कि यह युक्ति उस पर काम करेगी। हे भगवान, उन बदमाशों को एक और पिटाई की इच्छा हो रही होगी। ऐसा लगता है कि पिछला सबक पर्याप्त नहीं था, उन्होंने कहा और आगे बढ़ते हुए पीछे की सीट पर बैठ गए। उनके चेहरे पर मुझसे दूर रहो का भाव था। अरे योद्धा महिला, क्या तुम पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गई हो और अब अपने ये फैंग को लेकर तुम्हारा दिल नहीं टूटा है? निंगजिकी ने जब उसका व्यवहार देखा तो वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका। निंगजिन ने उसके सिर के पीछे थपथपाया, बच्चे, वो मत पूछो जो नहीं पूछना चाहिए। और इसे कहते हैं मुश्किल से मिलना, समझे? उसे कुछ दिन यूं ही छोड़ दो, वो जरूर दौड़ा दौड़ा मेरे पास आएगा। उसे जरा भी जगह दो, वो रंगाई की दुकान खोल लेगा। मैं उसे समझा दूंगी कि मेरा आदमी होने का मतलब है कि उसे पूरी तरह से आज्ञाकारी होना चाहिए। निंगजिकी ने 2 सेकंड के लिए दैन्य ये फैंग के लिए चुपचाप विलाप किया।
उसके जैसी औरत के साथ संबंध बनाने से तुम्हारा जीवन एक त्रासदी बन जाता है। कुछ सोचते हुए निंगजिजिन ने अचानक पूछा, चाचा हाल ही में क्या कर रहे हैं? निंगजिकी को पता था कि वह जरूर पूछेगी, उसने जवाब तैयार रखा था, तुम अपने ये फेंग में इतने व्यस्त हो कि तुम मुश्किल से घर आते हो, फिर भी तुम्हें चाचा की परवाह करना याद रहता है। हे, लगता है चाचा का तुम्हारे प्रति स्नेह व्यर्थ नहीं गया। निंगजिजिन ने आग्रह किया, बकवास बंद करो और मुझे बताओ। वो बैंग्स वाली फोटो वायरल हो गई। हर ब्यूटी, चाचा कंपनी में प्रवेश कर रहे हैं। क्या? निंगजिजिन की ऊंची आवाज अचानक गूंजी, जिससे निंगजिकी लगभग बहरा हो गया। क्या चाचा वही नहीं थे जो हमारे निंग परिवार के छोटे से घर को नीची नजर से देखते थे, यहाँ तक कि दादाजी को इतना गुस्सा दिलाते थे कि उन्हें दौरा पड़ गया था? अब उन्हें क्या हो गया है? निंगजिकी ने आह भरते हुए कहा, यहाँ तक कि नायकों को भी सुंदरता की परीक्षा पास करने में कठिनाई होती है। निंगजिजिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, एक औरत के लिए। बिंगो, और यह महिला ऐसी है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। निंगजिजिन ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, क्या ये बहुत सुंदर है? अन्यथा मेरे विनम्र और आत्मा अनुशासित चाचा कैसे प्रभावित हो सकते थे? इसे जल्दी से उगल दो। हाँ, वह महिला सुंदर है, लेकिन दुख की बात है कि वह पहले से ही शादीशुदा है। क्या चाचा दूसरे आदमी बन गए हैं? निंगजिजिन ने अविश्वास से कहा, मेरे कुलीन सुसंस्कृत चाचा, आप ऐसा क्यों करेंगे? चाचा की नजर में आने के लिए वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होनी चाहिए। वह कौन है? क्या आपने जांच की है? हे, बहुत परिचित। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। चिढ़ाना बंद करो, बस मुझे बताओ। वह व्यक्ति जिसने हाल ही में भारी हंगामे के बीच विवाह किया, आपने तो उन्हें घटिया पुरुष और महिला तक कहा, जो स्वर्ग में बनी जोड़ी है। निंगजिजिन के होंठ ठंडे हो गए। बायरान? हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि चाचा बायरान के प्यार में पड़ जाएंगे। वे बिल्कुल अलग दुनिया से हैं। अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित करते हुए निंगजिजिन की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी, जो जितनी जल्दी दिखाई दी थी उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। उसकी बुदबुदाहट रात की हवा में गायब हो गई। चीजें और अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। तुमने क्या कहा? मैं समझ नहीं पाया। निंगजिजिन ने अपने सिर के पीछे थप्पड़ मारा। तेज गाड़ी चलाओ, मैं आज रात अच्छे मूड में नहीं हूँ और उन कमीनों को बस तूतन से टकराना था। अध्याय 83 080 सिकाडा मोल्टिंग। सुबह सुबह अंकल किन का फोन आया। अस्पताल पूरी तरह तैयार था और विदेश जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। उन्होंने पूछा कि यूनिया कब जाएगी। थोड़ा और इंतजार करो। युनशेन और युनशु अपनी चाल चलने ही वाले थे और वह वहां से भागने की योजना बना रही थी। युनशेन कभी भी अपनी मौत की घोषणा सबके सामने करने की हिम्मत नहीं करेगी और उसे ये भी अंदाजा था कि युनशेन कैसे कैसे बहाने बनाकर बाहरी दुनिया को धोखा देगी। उसे बिना किसी चिंता के जाना होगा, अन्यथा युनशेन और युनशु की चिंताओं को पीछे छोड़कर वह विदेश में शांति से नहीं रह पाएगी। चाचा किन, म्याओ म्याओ और मेरी गुप्त सुरक्षा के लिए 2 लोगों को भेज दीजिए। जल्द ही कुछ घटनाएं घट सकती हैं। किन जुबान को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? अंकल किन को डराओ मत। मैं वास्तव में तुम्हें फिर से खोने का दर्द सहन नहीं कर सकता। यूनिया की आंखें थोड़ी देर के लिए गर्म हो गईं, जब उसने अपने होठों पर एक कोमल मुस्कान ला दी और साफ नीले आकाश की ओर देखने लगी। इस उदास जीवन में अंततः थोड़ी गर्मजोशी बची थी। मुझसे ज्यादा जिंदगी को कोई नहीं संजोता, अंकल किन, निश्चिंत रहिए। मुझे अभी भी मियाओ मियाओ की बीमारी का इलाज करना है और उसे बड़ा होते देखना है। तो वह अपने जीवन के साथ मजाक कैसे कर सकती थी, जबकि जीवन में इस कठिन परिश्रम से प्राप्त दूसरे अवसर को उससे अधिक किसी ने नहीं सराहा था। दिन पल भर में बीत गए। 3 दिन बाद नाश्ते की मेज पर युनशु ने घोषणा की कि अगली शाम एक भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग जिनिक्सियन को उनकी धर्मपुत्री के रूप में जनता के सामने पेश किया जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। युन परिवार में अपने दिनों के दौरान कांग जिनिक्सियन अच्छी तरह से व्यवहार करती थी और पुत्रवत व्यवहार करती थी और चुपके से युनशु को प्रिय बन जाती थी। युनशेन ने कांग जिनशियान की तरफ देखा, ठीक उसी तरह जैसे उस युवती की निर्मल आंखें उसे देख रही थीं। वह अवचेतन रूप से रुका, फिर धीरे से अपने होंठ उसकी ओर मोड़ दिए। कांग जिनिक्सियन ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी उंगलियां उसकी आस्तीन के किनारे को कसकर पकड़े हुए थीं। बायरान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, फिर उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी और वह स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। कितनी प्यारी लड़की है, मुझे तो बस उसे देखकर ही पसंद आ गई। कल रात तुम स्टार बनोगी, इसलिए अच्छे से तैयार होना। दोपहर के खाने के बाद तुम्हारी भाभी तुम्हें कपड़े खरीदने ले जाएंगी। उसने चुपचाप बैठी यूनिया की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यूनिया भी जाएगी? यूनिया ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। ये देखकर युनशु की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह मन ही मन नहीं चाहती थी कि आजियान बायरान के ज्यादा करीब आए। हालांकि बायरान अब उसकी बहू थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन बायरान को इतनी दयालुता और स्नेह से मुस्कुराते हुए देखकर वह मना करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सकी। आजियान, बाहर जाते समय आज्ञाकारी रहना याद रखना, समझे? कांग जिनिक्सियन ने अपना सिर झुकाया और आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया, मैं समझ गया चाची युन। नाश्ते के बाद युनशेन कंपनी में काम पर चले गए और बायरान कांग जिनशियान और यूनिया को बाहर ले गई। यूनिया म्याओ म्याओ को घर पर अकेला छोड़ने को लेकर चिंतित थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि युनशु के पास फिलहाल म्याओ म्याओ को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए उन्होंने म्याओ म्याओ को अपने कमरे में रहने और कहीं न जाने का निर्देश दिया और जाने से पहले दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। म्याओ म्याओ अकेले रहने में माहिर था। वह बहुत शांत और शिष्ट था। उसे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि उसे अकेले कुछ हो जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। बायरान दोनों को शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में ले गई और वहां बच्चों के कपड़ों की एक प्रसिद्ध घरेलू श्रृंखला के स्टोर में ले गई। कांग जिनिक्सियन पहली बार इतनी चहल पहल वाली जगह पर आई थी।
सजावट बहुत ही आलीशान थी और कपड़े इतने सुंदर थे कि वह उनसे नजरें नहीं हटा पा रही थी। यूनिया ने उन कपड़ों पर उदासीनता से नजर डाली, तुलनात्मक रूप से बेहद शांत। काम जिनशियान ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश कर रही दादी लियू जैसी लग रही थी, बिल्कुल बेमेल। बायरान के पतले होंठ हल्के से मुड़ गए। आखिरकार वो देहात से आई थी, अपनी हड्डियों में छिपे देहातीपन को बदल नहीं पाए। असली राजकुमारी यूनिया से तुलना करने पर उसने तुरंत अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उनमें से प्रत्येक के लिए दो दो कपड़े चुनने के बाद बायरान उन्हें मॉल की पहली मंजिल पर स्थित कैफे में ले गई। फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों के बाहर लोगों से भरा एक चौक था और पूरे शहर की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। काम जिनशियान थोड़ी घबराई हुई थी और अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए लगातार पानी पी रही थी। बायरान और यूनिया ने कुछ अनौपचारिक विषयों पर बातचीत की, जिसे सुनकर वह चक्कर महसूस करने लगी और इस दौरान वह ईर्ष्या से यूनिया की प्रोफाइल को देखती रही। उसका रूप रंग कोमल था, उसका व्यवहार कुलीन था और बोलने का ढंग भी सुंदर था। अपनी कम उम्र के बावजूद चुपचाप बैठे बैठे ही उसकी शान का पता चल जाता था। वह बादलों के ऊपर खिले हुए कमल के समान थी, शुद्ध, सुंदर और सुगंध बिखेरती हुई। जहां तक उसकी बात है, वह सड़क के किनारे उगे जंगली गुलदाउदी के समान थी, जिस पर कोई भी लापरवाही से पैर रख सकता था। उसकी आस्तीन से छुपा हुआ उसका हाथ सहज रूप से मुट्ठी में भींच गया, जिससे उसके दिल की गहरी ईर्ष्या और कड़वाहट दब गई। कमल एक भी प्रहार सहन नहीं कर सका, लेकिन जंगली गुलदाउदी में अदम्य जीवन शक्ति थी। जल्द ही ज्यादा पानी पीने का नतीजा सामने आ गया। काम जिनशियान ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वह इसे और नहीं रोक सकती थी। भाभी, मुझे शौचालय जाना है। बायरन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगी। हालांकि यूनिया पहले खड़ी हो गई। मैं इस जगह से काफी परिचित हूँ। चाची बाय, मैं उसे ले जाऊंगी। बायरान ने भौहें उठाई। ठीक है, कैफे में भीड़ है, इसलिए सावधान रहना। यूनिया ने काम जिनिक्सियन का हाथ पकड़ने की पहल की और काम जिनिक्सियन ने अवचेतन रूप से दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कसकर पकड़ लिया। यूनिया ने मुड़कर उसे एक विशुद्ध रूप से दयालु मुस्कान दी। चाची आजियान, आपको मेरा हाथ कसकर पकड़ना होगा, वरना आप खो जाएंगी और दादी को फिर कभी नहीं देख पाएंगी। हो सकता है कि मानव तस्कर आपको बाल वधू बनने के लिए गहरे पहाड़ों में बेच दें। उसने दूसरे की आंखों में स्पष्ट रूप से द्वेष की झलक देखी। काम जिनशियान का दिल धड़क उठा और उस विचलित क्षण में यूनिया ने उसे पहले ही दूर खींच लिया था। बायरान ने अपनी ठोड़ी को हाथ पर टिका लिया और चिंतित भाव से खिड़की से बाहर देखने लगी। रन। अचानक उसके कान के पास एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बायरान का पूरा शरीर एक पल के लिए अकड़ गया और जल्दी से अपनी मुस्कान वापस लाते हुए उसने अपना सिर उस नवागंतुक की ओर घुमाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युनशु ने दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अप्रत्याशित रूप से अंदर से बंद था। उन्होंने उसके साथ चोर जैसा व्यवहार किया। उसने आहुआन को आदेश दिया, चाबियां लाओ। आहुआन ने जल्दी से चाबियां ली और सोच विचार कर दरवाजा खोला। ये पहली बार था जब युनशु ने यूनिया और युनमियाओ के कमरे में प्रवेश किया। कमरा बड़ा, साफ सुथरा और व्यवस्थित था, बिल्कुल भी बच्चों के कमरे जैसा नहीं। युनमियाओ, उसने पुकारा। फिर उसे याद आया कि बच्चा बहरा है और उसने तुरंत अपने होठों को उपहासपूर्वक सिकोड़ लिया। भले ही वह गला फाड़कर चिल्लाए, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं सुनेगा। बालकनी से आती हुई हल्की सी आवाज सुनकर युनशु ने अपने बालों को ठीक किया और बालकनी की ओर बढ़ी। सूर्य की रोशनी की एक किरण अंदर आ रही थी, जिससे उसकी आंखों के नीचे की ठंडी चमक और भी अधिक स्पष्ट हो गई। अध्याय 84 0811 नाश। जैसे ही वह शौचालय में दाखिल हुई, काम जिनिक्सियन ने यूनिया का हाथ झटक दिया और एक स्टॉल में भाग गई, मानो यूनिया कोई भयानक महामारी हो। यूनिया ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ भींच लिए। वह सचमुच उससे डरती थी। वह दूसरे स्टॉल में गई, अपने छोटे हेलो किटी बैग से एक मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया जो उसे याद था। वह म्याओ म्याओ को एक मोबाइल फोन देकर गई थी। अगर म्याओ म्याओ फोन करता तो वह कंपन महसूस कर सकती थी। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपनी उंगली से जमीन पर 3 बार दस्तक देनी थी और वह समझ जाती कि वह सुरक्षित है। उसने म्याओ म्याओ को बताया कि यह उनका गुप्त कोड था, एक ऐसा रहस्य जिसे इस दुनिया में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता था। फोन काफी देर तक बजता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और हर लंबी बीप के साथ यूनिया का दिल और भी ज्यादा बैठ गया। फिर उसने खुद को दिलासा देते हुए सोचा कि शायद म्याओ म्याओ पहेलियां खेल रही होगी या किताबें पढ़ रही होगी और उसे मोबाइल के कंपन का एहसास नहीं हुआ होगा। यह मुमकिन था, लेकिन म्याओ म्याओ एक बेहद संवेदनशील बच्चा था। जन्म से ही मुख बधिर होने के कारण वह अपने आसपास की चीजों के प्रति बेहद संवेदनशील था। वह अपने कपड़ों की जेब में हिलते फोन को कैसे नजरअंदाज कर सकता था। यूनिया अपनी चिंता में डूबी हुई थी कि तभी कॉल कनेक्ट हो गई और उसे खुशी का एहसास हुआ। उसने आंखें सिकोड़ ली और पहले बोलने में झिझकने लगी। एक लंबी खामोशी। यूनिया ने अपनी सांस रोक ली। यूनिया, क्या ये तुम हो? एक धीमी मधुर महिला आवाज आई, जिसमें एक उपहासपूर्ण हंसी भी थी, जिससे यूनिया को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी ठंडे बर्फ के तहखाने में हो। उसने खुद को शांत करने के लिए नियंत्रित किया और प्यार से पूछा, दादी, म्याओ म्याओ कहाँ है? म्याओ म्याओ, ओह, वो बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या तुम्हें चिंता है कि मैं उसके साथ कुछ कर दूंगी? आंटी यून की आवाज कोमल और गर्मजोशी भरी थी, लेकिन यूनिया के लिए यह उसकी दुनिया पर सर्दियों में भारी बर्फ की तरह गिरी, जिससे उसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए। उसे फोन उठाने दो। यूनिया की आवाज ठंडी हो गई। जी यूनिया, क्या तुम्हें लगता है कि म्याओ म्याओ तुम्हारा फोन उठा सकता है? वह न सिर्फ बहरा है बल्कि गूंगा भी है। क्या तुम पागल हो गई हो? हे, आंटी यून ने मजाक करते हुए कहा, बस फोन म्याओ म्याओ को दे दो, वो उठाएगा या नहीं इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। यूनिया की आवाज ठंडी थी। ठीक है, मैं उसे दे दूंगी। उसकी हंसी धीमी पड़ गई। यूनिया ने अपने होंठ कसकर भींच लिए, आंसू रोके, पछतावे से भर गई। उसे सचमुच बहुत पछतावा हुआ।
आंटी यून के मन में द्वेष की भावना जानते हुए भी उसने म्याओ म्याओ को घर पर अकेला क्यों छोड़ा था। म्याओ म्याओ में अपनी रक्षा करने की क्षमता नहीं थी, वह मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकता था। जी यून्या, तुमने म्याओ म्याओ को घर पर अकेला क्यों छोड़ा? यदि म्याओ म्याओ को कुछ हो गया तो वह जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। नहीं, वह यून शेन और आंटी यून के साथ मर जाएगी और फिर म्याओ म्याओ के साथ चली जाएगी। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। उस पल सन्नाटा इतना था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं और फोन से आती सांसों की हल्की आवाज भी। यह म्याओ म्याओ था। अचानक उसकी निगाहें धुंधली पड़ गईं जब उसने स्टॉल का दरवाजा खोला और बाहर निकली। काम जिनसे ने अभी दरवाजा खोला ही था कि वह जाने ही वाली थी कि तभी एक छोटी सी आकृति कहीं से प्रकट हुई, उसके सीने में धक्का दे दिया और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसकी रीढ़ दीवार से टकराने लगी, दर्द से उसकी भौहें सिकुड़ गईं। दरवाजा एक ही झटके में बंद हो गया और लॉक हो गया। काम जिनसे ने चौंक कर ऊपर देखा तो जी यून्या की ठंडी और अथाह आंखें उसे चुपचाप देख रही थीं, जिससे उसका दिल धड़कने लगा और उसके दिमाग में यह विचार नहीं रहा कि वह आगे क्या कहना चाहती है। आंटी यून, अगर आप म्याओ म्याओ के सिर के एक बाल को भी छुएंगी तो मैं उसके शरीर पर एक घाव कर दूंगी। अगर म्याओ म्याओ को कुछ हुआ तो मैं उसके साथ पूरी दुनिया को भी तबाह करने में नहीं हिचकिचाऊंगी। मुझे धक्का मत दो, यून्या ने फोन पर शांत स्वर में कहा। हालांकि वह लड़की दिखने में बहुत प्यारी और मनमोहक थी, काम जिनसे को वह नर की प्रेत सी लग रही थी। अचानक उसे वह दृश्य याद आ गया जो उसने कुछ दिन पहले दरवाजे पर देखा था और उसे बहुत डर लगा, मानो कोई उसका गला घोंट रहा हो और वह चीख भी न सके। बोलो, क्या तुम चुप हो गए हो? वह अच्छी तरह समझती थी कि काम जिनसे आंटी यून के लिए क्या मायने रखते हैं। कुछ मायनों में काम जिनसे आंटी यून की दूसरी आंटी यून थी, आंटी यून की कल्पनाओं का आदर्श प्राणी। वह अपनी इस प्यारी रचना में एक छोटी सी भी कमी कैसे आने दे सकती थी। यूनिया ने होठों पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और अपने बैग से एक छोटा सा क्राफ्ट चाकू निकाला। देखने में तो ये किसी बच्चों के खिलौने जैसा था, लेकिन यूनिया के हाथों में यह एक जानलेवा हथियार बन सकता था। उसने चाकू पकड़ लिया और काम जिनसे की बांह पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे त्वचा की एक सफेद रेखा तुरंत अलग हो गई और घाव से खून की बूंदें निकलने लगी। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। काम जिनसे को देर से ही सही दर्द का एहसास हुआ और अचानक चीख पड़ी। यूनिया ने फोन मुंह के पास लाया और एक क्रूर मुस्कान दी। तुम्हारी प्यारी गॉडमदर तुम्हें मरते हुए देखना चाहती है। क्या तुम्हारा मुंह मीठा नहीं है? दया की भीख मांगती हूँ। जी यूनिया, इस पल उसे आने वाले सालों तक परेशान करती रहेगी। काम जिनसे समझ नहीं पा रही थी कि इतनी प्यारी और सुंदर बच्ची बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के चाकू से उसका हाथ कैसे काट सकती है। इतनी पागल और दृढ़ लग रही थी मानो उसमें दुनिया से लड़ने का साहस हो। आंटी यून, मुझे बचाओ। वह कुछ और सोच नहीं पा रही थी, उसे केवल भयानक दर्द और भय का एहसास था। सहज रूप से वह मदद मांग रही थी। काफी देर बाद फोन से दांतों के बीच से आवाज आए, अच्छा, बहुत अच्छा। जी यूनिया, अभी रुको। अध्याय 85, 08 200 गुना लौटना। मैं बस यही चाहती हूँ कि म्याओ म्याओ सुरक्षित रहे, अन्यथा मैं हत्या करने में सक्षम हूँ, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना? यूनिया ने काम जिनिक्सियन की ओर देखते हुए कहा। काम जिनिक्सियन ने ऐसा भयानक रूप कभी नहीं देखा था। धुंधले कोने में छिपी हुई वे काली पुतलियां एक अथाह अंधेरे तालाब की तरह थीं, जो दृढ़ता से उसका सारा ध्यान आकर्षित कर रही थीं। वह ऐसी थी जैसे किसी पर जादू कर दिया गया हो। वह हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ थी और उन भयानक आंखों से निकलने वाली जानलेवा आभा और दमन ने उसे यह भुला दिया था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। वह यूनिया से 4 साल बड़ी थी और काफी लंबी थी। अगर वह प्रतिरोध करती तो उसे वास्तव में उससे डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी। उसके डर ने उसकी सभी सहज प्रतिक्रियाओं को भुला दिया। जल्द ही गुस्से से दबी हुई युनशु की आवाज फोन पर आई। यूनिया ने दांत भींचने की आवाज भी सुनी। तुम्हारी म्याओ म्याओ पूरी तरह से सुरक्षित है, बस एक मूर्ख है। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। यूनिया अंदर से निश्चिंत हो गई, लेकिन उसके हाव भाव नहीं बदले। काम जिनिक्सियन की गर्दन पर दबा छोटा चाकू 2 इंच और पास आ गया, जिससे वह डर के मारे सिसकने लगी। आपने जो कहा था उसे याद रखें। यदि मैं वापस लौटने पर म्याओ म्याओ को कोई नुकसान पहुंचाता हूं, तो मैं आपकी प्यारी बेटी को उसका 10 गुना 100 गुना बदला दूंगा। उसने युनशु की घबराई हुई कर्कश सांसों को और अधिक सुने बिना ही फोन काट दिया। जब उसने फिर ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने हाथ उठाकर काम जिनिक्सियन की कनपटियों पर गिरे बालों को ठीक किया। वह सहज ही पीछे हट गई, क्योंकि वह मुस्कुराया नहीं तो अच्छा था, क्योंकि वह मुस्कान वाकई डरावनी थी। आंटी आजियान, यूनिया अभी आपके साथ मजाक कर रही थी, आपको डरा दिया है ना? लड़की की आंखें साफ और ईमानदार एक सच्ची और उज्ज्वल रोशनी से चमक रही थी, जिसे देखना बहुत सुकून देने वाला था। हालांकि काम जिनिक्सियन की त्वचा में रोंगटे खड़े हो गए और उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। यूनिया की नजर काम जिनिक्सियन की गर्दन पर पड़ी, जहां उसकी गोरी और नाजुक त्वचा पर एक पतला लाल निशान भयावह था। यूनिया ने लापरवाही से चाकू को अपने बैग में रख लिया, फिर काम जिनिक्सियन के कॉलर को सीधा करने के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे निशान पूरी तरह से छिप गया। उसकी बांह से खून टपक रहा था। यूनिया ने अपने बैग से एक रुमाल निकाला और उसके बांह के घाव को आसानी से बांध दिया। लड़की ने अपना सिर झुका लिया और काम जिनशियान के कोण से वह लड़की की गोरी और नाजुक नाक और उसकी अविश्वसनीय रूप से घनी पलकें देख सकता था। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, एक प्रकार की पवित्र सुंदरता के साथ। काम जिनिक्सियन को अचानक घाव वाली जगह पर तेज दर्द महसूस हुआ। एक सुंदर तितली गांठ बांधने के बाद यूनिया ने घाव को ढकने के लिए अपनी आस्तीन नीचे खींच ली। फिर वह काम जिनिक्सियन का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। चाची आजियान, चलो चलें, ताकि हमें चाची बाई को इंतजार न कराना पड़े, उसने कहा। उसके चेहरे पर इतनी शांति थी मानो पहले वाली धमकियां और जानलेवा इरादे कभी थे ही नहीं। जब तक वे शौचालय से बाहर नहीं निकले और ताजी हवा में सांस नहीं ली, तब तक काम जिनशियान को फिर से पूरी तरह से जिंदा महसूस नहीं हुआ, मानो सब कुछ बस एक सपना हो।
लेकिन उसकी बांह पर लगे डंक ने उसे याद दिला दिया कि यह सब सच था। उसने अपने बगल में चल रही लड़की की ओर देखा, अपने होठों को दबाया और अपने दिल के डर को दबाते हुए चुपचाप उसके बगल में चल पड़ी। चाची बाई, युन्या ने कहा और अपनी जगह पर बैठ गया। बाईरान ने विचलित होकर दोनों की ओर देखा और पूछा, तुम लोगों ने इतना समय क्यों लिया? चिंता से भरी हुई उसने न तो दोनों के बीच के अजीब माहौल पर ध्यान दिया, न ही काम जिनिक्सियन के विशेष रूप से पीले चेहरे पर। एक परेशान करने वाले छोटे चूहे से टकरा गया, जिसकी वजह से हम थोड़ा रुक गए। आंटी बाई को इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, युन्या ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। बाईरान इतना विचलित था कि उसे यह सोचने का मौका ही नहीं मिला कि एक उच्च श्रेणी के कैफे में चूहों जैसे कीड़े कैसे हो सकते हैं, इसलिए उसने वेटर को बुलाकर चेकआउट करने और जाने के लिए तैयार होने को कहा। बाईरान पूरे रास्ते विचलित दिख रही थी और घर पहुंचकर उसने युनशु की भी परवाह नहीं की, जो उदास चेहरे के साथ लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था। वह थकी हुई सी ऊपर की ओर दौड़ी। युनिया और कांग जिनिक्सियन फिर लिविंग रूम में दाखिल हुए। युनशु को देखते ही कांग जिनशियान दौड़कर उसके पास गई, उसके आलिंगन में लिपट गई और धीरे धीरे रोने लगी। आखिरकार वह जोर जोर से रोने लगी, मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। उसकी नाजुक सूरत देखकर किसी का भी दिल आसानी से तरस खा जाता था। युनिया ने उदासीनता से देखा, फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी। रुको, युनशु अचानक बोला। युनिया रुक गई, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। दादी, क्या आपको कुछ चाहिए? युनशु ने बर्फ की तरह ठंडी आवाज में बोलते हुए कांग जिनिक्सियन की पीठ को धीरे से थपथपाया। जी युनिया, क्या आप ये सोचकर अधिक साहसी हो गई हैं कि आप हास्यास्पद जनमत पर भरोसा करके अपनी रक्षा कर सकती हैं? कांग जिनिक्सियन की आंखों में एक गहरी उदासी छा गई जब उसने अपना चेहरा युनशु की गोद में छिपा लिया। यदि दूसरे लोग मुझे अपमानित नहीं करते तो मैं उन्हें अपमानित नहीं करूंगा, लेकिन यदि कोई मुझे अपमानित करता है। लड़की अपनी पीठ तीर की तरह सीधी करके खड़ी थी। यद्यपि वह जवान थी, उसका उत्साह पहले से ही असाधारण था। इसके बाद दृढ़ आवाज आई, जो कमजोर और शक्तिहीन प्रतीत हुई, फिर भी यह एक बड़ी घंटी की तरह गूंज रही थी, जो हृदय पर भारी पड़ रही थी, जिससे सांस फूलने जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। मैं 100 गुना चुकाऊंगा। जैसे ही युनिया ने आया की आकृति को सीढ़ी पर गायब होते देखा, युनशु की आंखों में बर्फीली हत्या की मंशा की चमक चमक उठी। आंटी युन, मुझे लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। उस पल मैं सचमुच बहुत डर गई थी, कांग जिनशियान ने डरते डरते कहा, युनशु की बाहों में लिपटते हुए। उसके हाथ उसकी कमर पर कसकर बंधे हुए थे, उसका चेहरा अभी भी सूखे आंसुओं से भरा हुआ था। इस निर्भरता ने युनशु के दिल को तुरंत नर्म कर दिया। आज यान, अच्छा बनो, कोई भी तुम्हें फिर कभी धमकी नहीं दे पाएगा। वह छोटी कुतिया, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में दांतों की पीसने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कांग जिनिक्सियन के कानों में स्वर्गीय संगीत की तरह लग रही थी। अपनी आंखों में मुस्कुराहट को दबाते हुए कांग जिनिक्सियन एक बिल्ली की तरह युनशु में घुस गई। जी युनिया ने दरवाजा खोला तो उसकी उंगलियां कांपने लगी। बेडरूम उतना ही साफ और सुव्यवस्थित था जितना उसके जाते समय था। उसने दरवाजे पर बालों का जो गुच्छा रखा था वह जमीन पर गिर गया, जिससे ये साबित हो गया कि वास्तव में कोई अंदर आया था। बिस्तर खाली था, खेलने का स्थान खाली था और किताबों की अलमारी के सामने का हिस्सा भी खाली था। उसने पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाई। म्याओ म्याओ, तुम कहाँ हो? दरवाजे के सामने पुल के नीचे एक बतख तैर कर आई। जल्दी आओ और गिन लो, 2 4 6 7 8। नर्सरी कविता अचानक गूंज उठी और कमरे की भयानक शांति में यह विशेष रूप से स्पष्ट सुनाई दी। युनिया चौंक गई और तेजी से बालकनी की ओर भागी। युन म्याओ बालकनी में बैठा एक खिलौने वाले फोन से खेल रहा था। बटन दबाने पर तरह तरह की नर्सरी राइम्स बजने लगी। उसकी दिलचस्पी बढ़ी, उसने एक एक करके बटन दबाए और हालांकि उसे गाना सुनाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह खुशी से हंस पड़ा। धूप में उसकी मुस्कान शुद्ध और चमकदार थी, जो जी युनिया की अंधेरी और ठंडी दुनिया को रोशन कर रही थी। मानो कुछ महसूस करते हुए युन म्याओ ने ऊपर देखा और युनिया को देखा। अचानक वह मुस्कुराया और हाथ में खिलौना हिलाया, मानो कह रहा हो, हाँ, ये सचमुच मजेदार है, आओ और मेरे साथ खेलो। उनकी दुनिया हमेशा सरल और सुंदर, चिंता मुक्त, बिना किसी चिंता, घृणा या दर्द के थी। उसने अपने होठों पर मुस्कान ला दी, उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई तथा अपना हाथ उठाकर उसके सिर को छूने लगी। म्याओ म्याओ, क्या अभी कोई आया था? म्याओ म्याओ ने अपनी भौहें से कुड़ी, मानो वह सचमुच बहुत सोच रहा हो, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने म्याओ म्याओ से क्या कहा? म्याओ म्याओ की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, खिड़की के बाहर तपते सूरज की तरह दमकती हुई। युनिया को अपनी आंखों में चुभन महसूस हुई और उसने जल्दी से अपनी खटास छुपाने के लिए अपनी आंखें नीची कर लीं। लेकिन वह म्याओ म्याओ की कही कोई भी बात चूकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी नजर उसके होठों पर डाल दी। उसने कहा कि मैं बहुत होशियार हूं और वो मुझे ढेर सारे खिलौने देगी। वाह, क्या वो सच में मुझे पसंद करती है? ऐसी मासूम अभिव्यक्ति ने युनिया को एक पल के लिए ये समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। हाँ, म्याओ म्याओ जैसा चतुर और शिष्ट कोई भी लड़का उससे मिलने वाले सभी लोगों को पसंद आएगा। युन म्याओ खुशी से मुस्कुराया। युन म्याओ की नजरों से दूर युनिया की आंखों में भारी गंभीरता झलक रही थी। अध्याय 86-083 अप्रत्याशित मुसीबत के लिए सोच समझकर तैयारी जरूरी है। दूसरा अपडेट। ये पूरी तरह से पुष्टि करने के बाद कि म्याओ म्याओ को कोई नुकसान नहीं हुआ है, युनिया ने अपने दिल में राहत की सांस ली। वह नहीं जानती थी कि क्या उसकी धमकी कारगर थी या फिर युनशु ने युन म्याओ को नुकसान पहुंचाने का कभी इरादा नहीं किया था। आखिरकार एक मूक बधिर और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे के लिए उसे परेशान करने में कोई उपलब्धि की भावना नहीं होगी। युनशु निश्चित रूप से ऐसा कृतघ्न कार्य नहीं करेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वे अब इस परिवार में नहीं रह सकते थे। यान परिवार में बटलर अंकल यान एक निमंत्रण लेकर आए। अंकल यान एक बुजुर्ग थे जो राजधानी से आए थे और बचपन से ही यान नानमो की सेवा करते रहे थे। वे यान परिवार के प्रति बेहद वफादार थे और हाल ही में अपने गृहनगर में पितृ पूजा के लिए गए थे।
निमंत्रण पत्र खोलते ही जूंग शियुए खुद को उपहास से रोक नहीं पाए। ये युनशु वाकई कमाल की है। इसने मुझे यूनिया को अपनी धर्मपुत्री के रूप में पहचानने ही नहीं दिया और अब इसने किसी और लड़की को अपनी धर्मपुत्री के रूप में पसंद कर लिया है। क्या यह मेरा खुला विरोध नहीं है? बात खत्म करते हुए उसने निमंत्रण पत्र एक तरफ फेंक दिया और जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचती गई उसका गुस्सा बढ़ता गया। अंकल यान ने पहली बार यह बात सुनी और फिर एक क्षण सोचा, क्या वह युवती यंग लेडी यंग मिस जी की ओर इशारा कर रही है? अंकल यान ने मूलतः उसे और यान नानमो को बड़े होते देखा था और उनके प्यार को देखा था। इस प्रकार दोनों पति पत्नी उस बूढ़े व्यक्ति का गहरा सम्मान करते थे जिसके कारण अनजाने में ही उसका स्वर नर्म हो जाता था। बिल्कुल, मुझे यूनिया से बहुत लगाव है और ये देखते हुए कि मेरी कोई बेटी नहीं है और यूनिया ने अब अपनी मां को खो दिया है, मैं उसे अपनी धर्मपुत्री के रूप में पहचानना चाहता था और उससे वैसे ही प्यार करना चाहता था जैसे वह मेरी अपनी हो। कौन जानता था कि बूढ़ी चुड़ैल युनशु असहमत होगी और इसके बजाय किसी और छोटी लड़की को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करेगी। क्या यह मेरे चेहरे पर एक तमाचा नहीं है? जूंग शियुए एक प्रतिष्ठित विद्वान परिवार से थी और उसका पालन पोषण सख्ती से हुआ था। वह एक सुंदर और सुसंस्कृत महिला की प्रतिमूर्ति थी। वह बूढ़ी चुड़ैल जैसे स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत भावना से ओतप्रोत शब्द का प्रयोग करती थी, जिससे पता चलता था कि युनशु के प्रति उसकी शिकायतें कितनी गहरी थीं। अंकल यान ने एक पल सोचा और फिर पूछा, अगर यंग लेडी वाकई यंग मिस जी को पसंद करती हैं, तो उन्हें अपनी धर्मपुत्री मानने पर जोर क्यों दे रही हैं? आखिरकार एक बेटी की शादी तो हो ही जाती है, लेकिन एक बहू तो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। जूंग जियुए की आंखें चमक उठी। मैंने इस बारे में सोचा है, लेकिन दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी इस पर चर्चा करना जल्दबाजी नहीं होगी। अंकल यान की आंखें सिकुड़ गईं, कभी कभी उनमें तेज चमक आ जाती। वे बिल्कुल एक धूर्त बूढ़े लोमड़ी जैसे लग रहे थे। ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। मुझे याद है कि जब आप दोनों 5 साल के थे, तब तीसरे युवा मास्टर और युवा महिला ने हाथ में हाथ डालकर गंभीर प्रतिज्ञाएं ली थीं। आजकल बच्चे जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंकल यान द्वारा अतीत की याद दिलाए जाने से शर्मिंदा होकर जूंग जियुए के गाल थोड़े लाल हो गए। अंकल यान, ये बात क्यों उठा रहे हो? अगर बच्चों ने ये सुन लिया तो एक माँ के रूप में मेरे पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। अंकल यान हंसे। सच कहूं तो यंग लेडी, तुम्हें जमाने के साथ चलना होगा। इसके अलावा मैं यंग मिस जी से भी मिल चुका हूं और वो वाकई खूबसूरत हैं, उतनी ही होशियार जितनी तुम बचपन में थी। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हें वो पसंद है। मेरे जैसे बूढ़े आदमी को भी वो बेहद आकर्षक लगती हैं। अभी तो वो जवान हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएंगी तो सोचो कितने जवान लड़के उनसे शादी करने के लिए लाइन में लगेंगे। अगर तुम देर करोगी तो वो अच्छी बहू किसी और के घर में चली जाएगी। अंकल यान की बातों से प्रभावित होकर जूंग शियुए कुछ हद तक मान गई। यूनिया की क्षमता को देखते हुए अंकल यान द्वारा वर्णित दृश्य घटित होना ही था, इसलिए उसे पहले से योजना बनाने की जरूरत थी। एक बहू वास्तव में एक धर्मपुत्री से कहीं ज्यादा करीब होती है। कल रात मैं गेगे को भोज पर ले जाऊंगा। भावनाएं छोटी उम्र से ही विकसित होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। चाचा यान चौंके। युवा स्वामी क्यों? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, जुआंग शियुए जल्दी से उठकर ऊपर की ओर चला गया। युवती, क्या आप गलत हैं? जाहिर है सबसे बड़े युवा स्वामी ही युवा कुमारी जी के लिए एकदम सही जोड़ी हैं। ये सुनकर कि वह यूनिया को देखेगा, यान के बहुत खुश हुआ और उत्सुकता से ताली बजाने लगा। यान सोंग ने जो किताब पलट रहा था उसे रोक दिया और दरवाजे के बाहर हो रही हलचल को चुपचाप सुनने लगा। गेगे, तुम्हें कल रात आज्ञाकारी रहना होगा, समझे? बहन यूनिया के साथ खेलने के अवसर तलाशना, जुआंग शियुए ने धीरे से और विस्तार से समझाया। हम यान के ने सिर हिलाया, फिर तुरंत पूछा, क्या भाई भी जा रहा है? दरवाजे की दरार से झांकते हुए जुआंग शियुए ने देखा कि यान सोंग अपनी मेज पर झुककर पढ़ रहा था। उसकी पीठ सीधी थी, जो पहले से ही एक युवा व्यक्ति के संतुलन का संकेत दे रही थी। एक पल सोचने के बाद जुआंग शियुए ने अपना सिर हिलाया। भाई की मध्यावधि परीक्षाएं आ रही हैं और उन्हें अपने पाठों की समीक्षा करनी है, इसलिए वह नहीं जा रहे हैं। यान के चेहरे पर निराशा के भाव थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक गुप्त खुशी का एहसास हो रहा था। भाई के न जाने से बहन यूनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई भी उसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। एक झटके की आवाज के साथ पेंसिल टूट गई। इस छोटी सी आवाज ने दरवाजे पर खड़े 2 लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यान सोंग की नजर नीचे झुक गई, लेकिन वह अब एक भी शब्द पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। रानरान, अब तुम गर्भवती हो, अब कॉफी मत पीना, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। रानरान, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। क्या वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है? रानरान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कैफे की फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों से छनकर आ रही हल्की धूप उस युवक पर पड़ रही थी। वह लंबा और शालीन था, अपनी शान में बेमिसाल, और उसकी गहरी काली आंखों में हमेशा की तरह एक स्पष्टता और स्नेह भरा स्नेह था। उसकी नजर में वह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेगी। उसका दिल इतना दुख रहा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। वह एक फंसी हुई मछली की तरह हौंफ रही थी जो हवा के लिए हौंफ रही थी। उसने अचानक से अपने पांव फैलाए। बिस्तर के पास एक लैंप जल रहा था, जिससे एक मंद पीली रोशनी पड़ रही थी। वह बिस्तर पर उठकर अपनी चादर ओढ़े बैठी थी। उसका दुबला पतला शरीर और भी अकेला और वीरान लग रहा था। उसके बगल वाली जगह खाली थी। युनशेन अगली रात के लिए वापस नहीं आया था। जब से उनकी शादी हुई है, युनशेन जितनी रातें घर वापस आया है उसकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है, और जब वह वापस आता भी है तो वह अध्ययन कक्ष में ही बैठा रहता है, मानो उसे अपनी नई पत्नी इतनी घृणित लगती हो कि एक और नजर भी उसके लिए बहुत ज्यादा होगी। ये बात उसे बिल्कुल ठीक लगी। जिस क्षण से उसने उससे विवाह करने का निर्णय लिया, उसे पता था कि इस जीवन में उसका विवाह कभी भी प्रेम से नहीं होगा। उसकी पलकें झुक गईं और उसने अपने पतले होंठों को थोड़ा मोड़ लिया। क्या यह उत्तम नहीं है?
कंपनी बच गई। उसके भाई और भाभी, साथ ही बाई परिवार के हजारों कर्मचारियों को अब अपनी आजीविका खोने की चिंता नहीं करनी पड़ी और उसे लेडी यून की उपाधि मिली और वह जहां भी जाती लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से उसका स्वागत करते। बहुत अच्छा, वह बार बार अपने दिल में खुद से कहती रही, बाई रान तुमने अच्छा किया, तुमने सही काम किया। पब फ्यूचर विज्ञापन। लेकिन हर शांत रात में वह उन आंखों का सपना देखती थी, उस स्पष्ट और गर्म आलिंगन का, उस कोमल और शुद्ध आवाज का जो उसके कान में फुसफुसाती थी, रान रान मुझे तुम्हारी याद आती है। उसने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को नियंत्रित किया, उसके नाखून उसकी हथेली की त्वचा में बुरी तरह गड़ रहे थे। वह बचपन से ही अंधेरे से डरती थी और हमेशा बिस्तर के पास लैंप जलाकर सोती थी, लेकिन एक दिन एक युवक उसके जीवन में रोशनी लेकर आया और उसके बाद से उसे अंधेरे से डर नहीं लगा, क्योंकि जहां वह था वहां दिन का उजाला था। लेकिन अब उसकी दुनिया एक बार फिर अंधेरे में डूब गई थी। उसने अपना एक हाथ अपने पेट के निचले हिस्से पर रखा और खुद से बुदबुदाई, क्या तुम्हें भी लगता है कि मम्मी गलत थी? मुझे माफ करना मेरी बच्ची। उसी समय एक अपार्टमेंट में एक व्यक्ति स्नान के बाद तौलिया लपेटे हुए बाथरूम से बाहर आया। बेडसाइड टेबल पर रखा फोन बजने लगा। आदमी ने देखने के लिए टैप किया, यह एक वीचैट मैसेज था। अंकल यान, आप क्या कर रहे हैं? आदमी ने होंठ सिकोड़े पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने फोन वापस अपनी जगह पर रख दिया और बालों को तौलिए से पोंछते हुए शहर का रात का नजारा देखने के लिए खिड़की के पास चला गया। अनजाने में उसने अपनी छाती पर काटने के निशानों की एक पंक्ति देखी। उसकी त्वचा बहुत पीली थी, इसलिए निशान आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हालांकि वे वहां काफी समय से थे, फिर भी उन्होंने एक गहरा निशान छोड़ दिया जो उसके दिल में एक गहरी जलन पैदा कर रहा था। उसकी उंगली उस निशान पर ऐसे घूम रही थी मानो वह उस दिन से उसके आकर्षण और उसके उन्माद को महसूस कर रहा हो। यह उन दोनों के लिए पहली और एकमात्र बार था। वह नशे में थी और उसका मूड खराब था। नशे और जुनून की अराजकता के बीच सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ। यह उसका पहला अनुभव था, लेकिन वह उससे कहीं अधिक अनुभवी लग रही थी और उसे पूरे रास्ते तक ले जा रही थी, इच्छाओं के सागर में उछलती कूदती और लुढ़कती हुई। बाद वाला, वह नीचे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। पुरुष अक्सर इस मामले में स्वाभाविक होते हैं और उसका सारा दिखावटी प्रभुत्व उसके हमले के आगे चकनाचूर हो गया। पहली बार उसने उसे इतना कमजोर और इतना खूबसूरत देखा था और वह बार बार पागलों की तरह। उसे उसकी जलती हुई त्वचा, उसके मनमोहक चेहरे, उसकी आंखों में गहरे स्नेह की झलक याद आई जो पिघल नहीं पा रहा था, और कैसे उस क्षण की गर्मी में उसने उसकी छाती को जोर से काट लिया था। झूठे कहीं के। खिड़की के बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने सभी जंगली कल्पनाओं को एक ठंडी हवा में बदल दिया, जो लहर दर लहर उसके दिल में उतर गई। रात बहुत लंबी हो गई थी और उसका हृदय जंगली घास से भर गया था। डिंग, फोन पर एक और वीचैट मैसेज का संकेत आया। कुछ पल की खामोशी के बाद वह आदमी वहां गया और वीचैट चेक किया। अध्याय 87-084 स्वयं अधिक आशीषें प्राप्त करें। छोटे चाचा, आप मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? ये बहुत दुखद है। रोता हुआ चेहरा। आदमी ने अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ लिया, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर टैप कर रही थीं। कोई बात है क्या? दूसरे पक्ष ने झट से जवाब दिया, क्या मैं अपने प्यारे छोटे चाचा को यूं ही नमस्ते नहीं कर सकता? चलो मान लो, क्या तुम औरतों के बारे में सोच रहे हो? एक पक्ष को कहना था, दूसरे पक्ष को सही कहना था, और आमतौर पर संयमी व्यक्ति ने असामान्य रूप से स्वीकार किया। निंग जिजिन, जो अपना फोन पकड़े हुए थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी और उन्हें रगड़ते हुए बोली, अरे छोटे अंकल को हैक नहीं किया जा सकता था, है ना? उसने अवतार पर सुंदर कार्टून भिक्षु को देखा और उसके दिमाग में एक दृश्य उभरा। एक लंबी रात, एक सुंदर आदमी चांदनी के नीचे किसी के लिए तड़प रहा है और अनियंत्रित रूप से अपने कपड़े उठा रहा है। ये छवि, अरे इसके बारे में सोचते ही नाक से खून क्यों बहने लगता है? जैसा कि कहावत है, जब दुनिया फूलों से भरी है तो एक फूल की तलाश क्यों? मेरे छोटे चाचा इतने सुंदर और आकर्षक हैं कि ढेरों लड़कियां उन पर फिदा हैं। मैं हुआंग, ये मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ, यहाँ बहुत सी लड़कियां तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने के लिए इंतजार कर रही हैं। क्या अकेले रहना मजेदार है? दूसरे पक्ष ने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, नहीं, मैं अब सोने जा रहा हूँ, ज्यादा देर तक बाहर मत रहो, तुम्हें जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। निंगजिजिन ने कुछ सोचा और अचानक निंगजिकी को लात मारी, जो आलस से सोफे पर कैंडी क्रश खेल रहा था। तुमने अभी यून परिवार के बारे में क्या कहा? निंगजिकी ने बिना ऊपर देखे ही कहा, युनशेन की मां ने एक औपचारिक धर्मपुत्री को पहचान लिया है। वे कल रात वाडू होटल में एक भोज दे रहे हैं। यदि यून परिवार कोई भोज आयोजित कर रहा होता तो वह महिला अवश्य आती, है न? निंगजिजिन ने अपने होठों को मोड़ा और अपनी पतली उंगलियों को तेजी से स्क्रीन पर टैप किया। कल रात यून परिवार के गॉड पेरेंट की मान्यता भोज के लिए मुझे एक पुरुष साथी की जरूरत है। छोटे चाचा, क्या आप मेरे साथ चलने का सम्मान करेंगे? ये संदेश देखकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया, फिर लगभग अनजाने में ही उसने एक शब्द वापस भेज दिया, ठीक है। निंगजिजिन के होंठ विजय से मुड़ गए। छोटे चाचा सचमुच उस औरत पर मोहित थे, वरना वे पहले कभी ऐसी दावत में शामिल नहीं होते। न सिर्फ वे जाते, बल्कि निंग परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जाता। लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल लिया था। युनशेन का एक अनसुलझा हिसाब है और बाईरान अपने छोटे चाचा को बहका रही थी। उसे निश्चित रूप से कल उन्हें सबक सिखाना था, अन्यथा उसका उपनाम उल्टा लिखा जा सकता था। तभी दरवाजे के बाहर कुछ शोरगुल सुनाई दिया। निंगजिजिन ने अनजाने में भौहें सिकोड़ ली और जोर से चिल्लाया, बंदर, अपनी गांड अंदर ले आ। जल्द ही एक दुबला पतला आदमी दौड़ता हुआ आया और झुककर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, मास्टर निंग। जियांगजोऊ में एकमात्र महिला जो मास्टर निंग की उपाधि प्राप्त कर सकी, वह थी निंगजिजिन। बाहर क्या हो रहा है? क्या आपको नहीं पता कि मैं, मास्टर निंग, यहाँ हूँ? अगर आपको यहाँ चीजों को संभालना पसंद नहीं है तो बोलिए। यहाँ बहुत से लोग आपकी जगह लेने के लिए उत्सुक हैं। बंदर ने जल्दी से जवाब दिया, मास्टर निंग, शांत हो जाए।
ये बस कोई अंधा बदमाश है जो आपकी प्रसिद्धि के बारे में नहीं जानता और परेशानी पैदा कर रहा है। कृपया गुस्सा मत होइए, मैं अभी जाकर उन्हें भगा देता हूँ। निंगजिजिन ने उसके पीछे की ओर लात मारी, लेकिन बंदर ने फुर्ती से उसे चकमा दिया और हंसते हुए हे हे करते हुए भाग गया। दयनीय प्राणी, निंगजिजिन बुदबुदाए। उसने अपने फोन पर नजर डाली, कोई नया संदेश न होने के कारण वह निराशा से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अपना खेल खेलने के लिए हाथ बदलते हुए निंगजिकी ने उसे एक नजर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारी दिखावटी उदासीनता पूरी तरह से बेकार है। तुम ये फैंग को क्या समझते हो? शेंगहुआ का युवराज, जिसके अधीन इतनी सारी मनोरंजन कंपनियां हैं और अनगिनत गोरी चिट्टी लंबी टांगों वाली खूबसूरत औरतें हैं, जिनमें से हर कोई उसके बिस्तर पर चढ़ने के लिए बेताब है। वह हर रात एक अलग औरत के साथ सो सकता है और फिर भी एक साल में उनसे नहीं मिल सकता। वह शायद तुम्हें पहले ही भूल चुका है, किसी भूले बिसरे कोने में निर्वासित हो गया है। निंगजिजिन ने किक आउट किया, लेकिन निंगजिकी ने पहले ही भांप लिया था, इसलिए उसने तेजी से चकमा दिया और आसानी से 2 बार वार करते हुए हमले को टाल दिया। उस राक्षसी संगीत को सुनकर निंगजिजिन चिढ़ गया। मैं तुम्हें बता दूं, आज दोपहर मैंने ये फैंग की एक युवा मॉडल के साथ गुप्त मुलाकात की खबर भी देखी, लेकिन अफसोस मैं उसका स्क्रीनशॉट लेने में बहुत देर कर दी। जब तक मैं खबर दोबारा देखना चाहती, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। तुम यहाँ हो, आत्मदया में डूबे हुए, हे, जबकि वह आदमी एक लड़की को अपनी बाहों में भर रहा है। निंगजिजिन, मुझे मास्टर निंग की शक्ति दिखाओ। अपने छोटे चाचा की तरह मत बनो, जो एक टेढ़े पेड़ के लिए पूरा जंगल छोड़ देता है। अपना मुंह बंद करो, निंगजिजिन गुस्से से चिल्लाया और अचानक बाहर की ओर बढ़ गया। निंगजिकी के होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। ये औरत अपनी भड़ास निकालना चाह रही थी, और जो बेचारे बेवकूफ उससे टकरा गए, भगवान उनकी रक्षा करे। आज रात जो लोग उपद्रव मचा रहे थे, वे 7-8 साल के बच्चों का एक गिरोह था, जिनमें से कोई भी 10 साल से बड़ा नहीं था। बंदर उन्हें पहचान गया, वे पास के अनाथालय से थे, हमेशा छोटी मोटी चोरियां करते रहते थे और पुलिस उनसे निपट नहीं पा रही थी। बंदर ने मामला लगभग सुलझा ही लिया था, हालांकि यह साफ था कि ये बच्चे किसी योजना के साथ आए थे। फिर भी इन हटे कट्टे और प्रशिक्षित आदमियों के सामने वे स्पष्ट रूप से परास्त थे। तुम छोटे छोटे बदमाशों, क्या तुम्हारे बाल भी बड़े हैं? बड़ों की तरह उपद्रव मचाने की कोशिश में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। बंदर स्पष्ट रूप से बच्चों के स्तर तक गिरना नहीं चाहता था, उसका उद्देश्य उन्हें बाहर निकालना था। जैसे ही निंगजिजिन पास आया, बंदर जल्दी से स्थिति समझाने के लिए उसके पास गया। निंगजिजिन की नजर बच्चों पर पड़ी और आखिरकार एक छोटे लड़के पर टिक गई, जो अपना सिर नीचे झुकाए हुए था और बहुत शांत दिखाई दे रहा था। अपना सिर उठाओ। लड़के ने ऊपर देखा, सांवला लेकिन नैन नक्श ठीक ठाक। लेकिन जो बात उसे अप्रिय लगी, वह थी उसकी भेड़िए के बच्चे जैसी आंखें। निंगजिजिन गिनती भी नहीं कर सकती थी कि जिंदगी में कितनी बार उसे ऐसी नजरों से देखा गया था, फिर भी उसने पहली बार किसी बच्चे में ऐसी नजरें देखी थीं। उसकी दिलचस्पी बढ़ी, वह हल्के से मुस्कुराई। छोटे भाई, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? बस मुझे बता दो और तुम जब चाहो मेरे खर्चे पर हुआडू होटल आ सकते हो। कैसा रहेगा? लड़के ने ठंडे स्वर में उपहास किया और उसके चेहरे पर थूक दिया। कुतिया, अगर तुम में हिम्मत है तो हमें मार डालो। निंगजिजिन की आंखें सिकुड़ गईं, जिससे पूरे हॉल में ठंडक फैल गई। फिर वह हंसी, टिश्यू पेपर निकाला और लापरवाही से अपना चेहरा पोंछने लगी। उग्र, मुझे ये पसंद है। तुम छोटे बदमाश, हमारे मास्टर निंग को गाली देने की हिम्मत कर रहे हो? तुम सच में इसके लिए कह रहे हो? बंदर ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहा, मानो वह किसी लड़ाई की तैयारी कर रहा हो। निंगजिजिन ने उसे एक नजर देखा और बंदर तुरंत अपनी जगह पर जम गया। निंगजिजिन धीरे धीरे लड़के के पास गई, अपने होठों को थोड़ा मोड़कर उसकी आंखों में नीचे देखा। उसके नाजुक चेहरे के कारण वह एक हाई स्कूल की छात्रा जैसी मासूम लग रही थी। छोटे भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी कर सकता। जिसने तुम्हें भेजा है उसे यह नियम अच्छी तरह पता होगा। कुछ दिन पहले तक एजियो ड्रैगन गैंग के लोग भी तुम्हारे जैसे ही थे। जल्द ही वे फिर कभी सूरज नहीं देख पाए। क्या वह तुमसे इतनी गहरी दुश्मनी रखता है? वह तुम्हें इस तरह नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? लड़का विचलित नहीं हुआ, उसकी चमकदार काली आंखें निंगजिजिन पर बहादुरी से टिकी रहीं और उसने दृढ़ता से कहा, हमारे बीच दरार डालने के बारे में सोचना भी मत। मैं, यूशेंग, उसे धोखा देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। निंगजिजिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, एक समझदार और वफादार बच्चा। मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। यूशेंग, यह एक अच्छा नाम है। यूशेंग एक भाले की तरह चुनौती भरे भाव के साथ सीधा और लंबा खड़ा था। तुम जा सकते हो, निंगजिजिन ने अचानक कहा। यूशेंग थोड़ा रुका, उसे लगा कि यह बदनाम औरत उन्हें पीटेगी, लेकिन उसने उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया। यूशेंग ने उसे सावधानी से देखा, जिससे निंगजिजिन हंस पड़ा। छोटे भाई, तुम और तुम्हारे बाल सैनिकों का दल मेरी परेशानी के लायक नहीं है। जाओ जाओ, चाहो तो फिर कभी आना, बस फिर से ऐसा बेतुका हंगामा मत करना। आज तुम खुशकिस्मत थे कि मुझसे मिल गए, वरना तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाते। जाने से पहले यूशेंग ने एक गूंजती हुई आवाज में निर्विवाद संकल्प से भरी हुई उसकी ओर देखा। एक दिन वह तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। ये कहकर वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। बाकी बच्चे भी उसके पीछे दौड़ पड़े। निंगजिजिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ये तो बदमाशों का झुंड है। उसने बंदर की ओर देखा, किसी को उनका पीछा करने के लिए भेजो, और याद रखो, सिर्फ इसलिए कि वे बच्चे हैं, अपनी सतर्कता कम मत करो। अध्याय 88 085 चाकू और कटिंग बोर्ड, मछली और मांस। दूसरा अद्यतन। अभी आकाश साफ और असीम था, लेकिन पलक झपकते ही वह बादलों से घिर गया। जियांगजोऊ का आकाश एक बच्चे के चेहरे की तरह था, जो पल भर में बदल गया। नीले पत्थर की पट्टियों से पक्की लंबी शांत गली, जिसके दोनों ओर की दीवारों पर बेलें उगी हुई थीं, जो ऊपर की ओर बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थीं।
जब हवा चलती तो एक सफेद प्लास्टिक का थैला सफेद तितली की तरह फड़फड़ाता हुआ धीरे धीरे धूसर आकाश में विलीन हो जाता। जल्द ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई। पारदर्शी वर्षा की बूंदें नीले पत्थर की सड़क पर गिर रही थीं, जिससे पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थीं। म्याऊं। एक छोटी सी केले को बिल्ली छज्जे के नीचे छिप गई। उसकी कमजोर म्याऊं रिमझिम बारिश की आवाज में दब गई। ध्यान से सुनने पर वह बहुत लाचार और हताश लग रही थी। लड़का छाता लेकर बारिश के पर्दे से धीरे धीरे बाहर निकला। वह बहुत दुबला पतला था, थोड़ा कमजोर लग रहा था, फिर भी उसका शरीर बांस के जोड़ जैसा लंबा और लाजवाब था। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, मानो बारिश का आनंद ले रहा हो। उसके चेहरे पर सहज रूप से सुंदर और गर्मजोशी थी। बिल्ली के बच्चे की म्याऊं सुनकर वह रुक गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मुस्कान मानो बादलों को चीरता हुआ चांद निकल आया हो और इस तंग और संकरी जगह को पल भर में रोशन कर दिया हो। वह चलकर उस छोटी बिल्ली के पास बैठ गया। उसकी पतली उंगलियां बिल्ली के गीले फर को धीरे से सहला रही थी। उसकी आवाज कोमल और मुलायम थी, हल्की बारिश की तरह, जो किसी के दिल में हल्की लहरें पैदा कर देती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम खो रहे हैं, बिल्ली के बच्चे ने उलझन भरी म्याऊं करके जवाब दिया। लड़का खिलखिला कर हंसा, बिल्ली के बच्चे को गोद में लिया और उसके बालों को हल्के से थपथपाया। बिल्ली के बच्चे ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। शायद उसे लड़के का आभास कुछ ज्यादा ही कोमल लगा, जिसमें कोई खतरा नहीं था, और उसने सावधानी से अपनी जीभ से लड़के की उंगलियां चाटी। लड़का मुस्कुराया, तुम बहुत शरारती बिल्ली के बच्चे हो, मेरे साथ घर चलोगी? अब भटकना और बेघर होना बंद हो जाएगा। बिल्ली का बच्चा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके हाथ से और भी चिपक गया। तभी तेज कदमों की आहट सुनाई दी और लड़के ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। बिल्ली का बच्चा पीछे हट गया और लड़के की गोद में और भी सिमट गया। बच्चों का एक समूह तेजी से उनकी ओर दौड़ा। सबसे आगे काले चेहरे वाला लड़का अपने चेहरे से बारिश पोंछते हुए बोला, भाई हान, हम वापस आ गए हैं। कैसा रहा? लड़के ने इतनी कोमल आवाज में पूछा कि उसमें कोई भावना नहीं थी। हालांकि वहां मौजूद सभी बच्चों ने एक साथ अपना सिर झुका लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स, काले चेहरे वाले लड़के ने गुस्से से कहा। निंगजिन ने हमें उम्मीद के मुताबिक कोई परेशानी नहीं दी, लेकिन उसने कलह पैदा करने वाली कुछ बातें जरूर कहीं। मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। भाई हान, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुमने पूंछ को झटक दिया? लड़के ने लापरवाही से पूछा। उसके होठों के कोने ठंड से सिकुड़ गए, जो रात में बेमेल लग रहा था। भाई हान, आपने हमें पहले ही निर्देश दे दिया है, चिंता मत करो, हमने इसका ध्यान रखा है। लड़के ने बिल्ली को उठाया और जाने के लिए मुड़ा। तभी सांवले चेहरे वाला लड़का तुरंत उसके पास छाता पकड़ने आया, जबकि पीछे खड़े बच्चे प्रशंसा और श्रद्धा से उस लड़के की आकृति को देखने लगे। ये लड़का उनका भगवान था। भाई हान, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि किंगलोंग गिरोह सचमुच खुद ही हमारे पास आएगा? तुम क्या कह रहे थे? अगर तुम बाग की मांद में नहीं घुसोगे तो तुम्हें उसके बच्चे नहीं मिलेंगे। अरे मेरे मूर्ख, मैं भूल गया कि तुमने क्या कहा था। काले चेहरे वाला लड़का हताशा में अपना सिर खुजा रहा था। लड़के के सामने अपनी उग्रता खोते हुए बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा था। युएशिंग, लड़का रुक गया और उसकी तरफ एक नजर डाली। उसकी आंखें साफ और आकर्षक थीं, मानो पानी से धुली हुई हो, रत्नों की तरह गहरी और क्रिस्टल जैसी साफ। जब वह लोगों को देखता तो हमेशा धुंध की एक हल्की परत छाई रहती, मानो वह तुम्हें देख भी रहा हो और नहीं भी। पास होते हुए भी दूर होने का वह एहसास, जैसे बसंत में ठंडी हवा, सर्दियों में गर्म धूप, एक साथ चौंकाने वाला और अनजाने में ठंडक पहुंचाने वाला। अगर तुम बाग की मांद में नहीं घुसोगे तो बाग के बच्चों को कैसे पाओगे? मैं तुम्हें खूब पढ़ने को कहता हूँ, पर तुम सुनते ही नहीं। उसने सिर हिलाकर कहा। उसकी नजर निराश तो थी, पर परवाह भरी भी थी। यूशेंग ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दिमाग पढ़ाई के लिए नहीं बना है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, भाई हान, जो हमेशा परीक्षाओं में अव्वल आता है। लड़के ने अपनी बाहों में लेटे बिल्ली के बच्चे को सहलाया और फिर से चल पड़ा। यूशेंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। उस लड़के की प्रोफाइल देखकर, जो बिल्कुल शांत और सौम्य थी, यूशेंग मन ही मन हैरान हुआ कि कोई इतना सुंदर और इतना स्मार्ट कैसे पैदा हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि ऐसे व्यक्ति का शीर्ष पर खड़ा होना ही तय है। चूंकि वह उस लड़के से मिला था जिसने सहजता से कहा था, तुम्हारा तो कोई नाम नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें एक नाम दे दूं? शिक्षक ने कहा कि तुम्हें पूर्णिमा की रात अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। अतीत का पता लगाना असंभव है। अब से तुम्हारा नाम यूशिंग होगा। अध्याय 89 085 चाकू और कटिंग बोर्ड, मछली और मांस, दूसरा अद्यतन _2। उस क्षण से उसका शेष जीवन केवल उसके लिए प्रज्वलित हो गया। उन्हें इस वादे से संतुष्ट होना चाहिए। युवक की आवाज हवा के झोंके में धीरे से बह गई। युएशिंग, जो पास ही था, ने स्वाभाविक रूप से उसकी बात सुनी और खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाया। जियाओमा बहुत तेज तर्रार है, चोरी करने में तो वह कोई नया नहीं है, और हाथ की सफाई में तो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भाई हान, आप निश्चिंत रहिए, युवक धीरे से गुनगुनाया। हालांकि युएशिंग की भौहें सिकुड़ गईं। मैंने अभी अभी जियाओमा को ये कहते सुना कि निंगजिन कल शाम एक भोज में शामिल होने वाले हैं। भाई हान, यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, क्यों न हम? युएशिंग की आंखों में एक निर्दयी चमक आ गई और उसने अपनी उंगलियों से एक इशारा किया। युवक ने भौहें चढ़ाईं। हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, पहले ये जो ड्रैगन गैंग से समाचार का इंतजार करना चाहिए। यूशेंग इसे जाने देने के लिए अनिच्छुक था और अधिक कहना चाहता था, लेकिन युवक ने पहले ही अपना सिर नीचे झुका लिया था और अपनी बाहों में बिल्ली के साथ खेलने लगा था। उसकी बेतकल्लुफी भरी आवाज ठंडक से भरी हुई थी, जो उसके दिल में उतर रही थी। अधीरता से तुम्हें गर्म टोफू खाने को नहीं मिलेगा युएशिंग, तुम्हें अपने आक्रामक स्वभाव पर काम करना चाहिए। युएशिंग ने अपने होंठ काटे। मैं समझ गया भाई हान। ऐसा लग रहा था कि बारिश और भी तेज हो गई है, क्योंकि युवक का सुंदर रूप बारिश के आवरण में और भी दूर होता जा रहा है। काफी विचार विमर्श के बाद युनशू ने भोज का स्थान जियांगजोहू के सबसे शानदार होटल हुआडू होटल में तय करने का निर्णय लिया।
इस बार उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और मंजियांगझोउ के लगभग सभी प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया, जो उनकी धर्मपुत्री के लिए उनके महत्व का संकेत था। भोज का आयोजन एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। मंच की सजावट से लेकर मेहमानों के पेय पदार्थों तक उसने पूरी जिम्मेदारी संभाली। हालांकि उसने ये सब आसानी से कर लिया, फिर भी वह थोड़ी थकान महसूस करने से बच नहीं पाए। फोन रखते ही उसके सामने गार्डेनिया चाय का एक कप रख दिया गया। उसके सामने उस लड़की का ताजगी भरा नाजुक चेहरा था और उसकी 2 साफ आंखें उसे नम प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थीं, जो दिल को तुरंत पिघला देती थीं। आप अभी भी घायल हैं, आप आराम क्यों नहीं कर रहे हैं? आंटी यून, मैं और किसी काम में ज्यादा मदद नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ तो बस थोड़ी और मेहनत कर सकती हूँ। लड़की धीरे से मुस्कुराए, युनशु के पास बैठ गई और सहजता से अपना हाथ युनशु के हाथ में डालते हुए प्यार से बोली, और हाँ, कोई गंभीर चोट नहीं है। मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ, बिस्तर पर पड़े पड़े बोरियत से बीमार पड़ जाऊंगी। युवा लड़की के चुलबुले व्यवहार ने युनशु को प्रसन्न किया, जिसने उसके मुलायम बालों को प्यार से सहलाया और धीरे से कहा, तुम्हें मेरी प्यारी लाड़ प्यार मिलना चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा यदि तुम में राजकुमारी जैसी भावना विकसित हो जाए। तभी युनमियाओ के साथ नीचे की ओर चली गई, उन दोनों की ओर देखे बिना उनके साथ हवा जैसा व्यवहार किया और सीधे लिविंग रूम से बाहर चली गई। दर्द हो रहा है। कांग जिनिक्सियन से हर उठी। युनशु चौंक गई और उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में कांग जिनिक्सियन की गोरी बांह पर एक निशान बना दिया है। लड़की की त्वचा इतनी गोरी थी कि वह निशान साफ दिखाई दे रहा था। जियान, आंटी यून का ऐसा करने का इरादा नहीं था। क्या इससे बहुत दर्द होता है? कांग जिनिक्सियन मुस्कुराया और कहा, अगर चाची यूं इस पर फूंक मारे तो कोई नुकसान नहीं होगा। युनशु ने प्यार से उसके माथे पर थपथपाया, तुम छोटी बदमाश। फिर युनशु की अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई और कांग जिनिक्सियन ने मूड को भांपते हुए कुछ और कहने का फैसला नहीं किया। आज विज्ञापन की शूटिंग का दिन था। सुबह सुबह जियांग ली उन दोनों को लेने आ गया। विज्ञापनदाताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे इस काम को स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार युनिया उस समय देश की सबसे हॉट बाल कलाकार थी और अनगिनत बड़े ब्रांड इस प्रतिष्ठित स्टार को साइन करने के लिए होड़ में थे। विज्ञापनदाता ने एक मौका लिया था और अप्रत्याशित रूप से यह अवसर सीधे उनकी झोली में आ गिरा। विज्ञापनदाताओं के प्रमुख ने युनिया को अपने पूर्वज की तरह माना। टूथपेस्ट के विज्ञापन की शूटिंग सीधी सादी थी। युनिया को बस कैमरे के सामने पोज देना था और कुछ संवाद बोलने थे। लेकिन एक बच्चे की मासूमियत और उसकी सहज उपस्थिति को कैमरे में कैद करना एक 5 साल के बच्चे के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम था। निर्देशक ने मान लिया था कि युनिया एक बिगल छोटी राजकुमारी है और उसने खुद को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार भी कर लिया था। लेकिन युनिया के अभिनय ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और उसने बिल्कुल वही दिखाया जिसकी उसे तलाश थी। उसे लगा कि उस लड़की में एक खास तरह की आत्मा है और अगर वह मनोरंजन जगत में कदम रखे तो स्टार बन सकती है। हुआ यूं कि उसके एक दोस्त को एक नई फिल्म के लिए ऐसे ही किरदार की जरूरत थी और शूटिंग के ठीक बाद जब युनिया अपना मेकअप उतार रही थी, उसने चुपके से उसकी एजेंट, जिसे जियांग ली भी कहते हैं, के सामने यह बात रखी। जियांग ली ने सहजता से युनिया की ओर देखा और उसने भी उसकी आवाज सुनी। वह दर्पण में से जियांग ली को देखकर मन मन मुस्कुरा रही थी। गुरु और शिष्य के रूप में इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद उनके बीच एक मौन समझ विकसित हो गई थी। युनिया की एक नजर से ही वह समझ गया कि उसका क्या मतलब है। मुझे खेद है निर्देशक, लेकिन युनिया जल्द ही प्राथमिक विद्यालय शुरू करने वाली है और उसका परिवार उसे मनोरंजन उद्योग में नहीं देखना चाहता है, इसलिए। जियांग ली ने अपनी बात बीच में ही रोक ली। ध्यान रहे कि किसी को बुरा न लगे, और निर्देशक को इशारा समझ आ गया। हालांकि उन्हें अफसोस हुआ, फिर भी वे शालीनता से चले गए। अपना मेकअप हटाने के बाद युनिया ने आईने में अपना चेहरा देखा। होंठ लाल, दांत सफेद और आकृतियां उत्तम। कुछ वर्षों में ये चेहरा कितना सुंदर हो जाएगा। उसे हमेशा कांग जिनिक्सियन की ईर्ष्यालु आवाज याद रहती थी, जी युनिया, मैं किसी दिन तुम्हारा वह चेहरा खुद नष्ट कर दूंगा। युनशेन और जिलानी से उसे सभी बेहतरीन गुण विरासत में मिले थे, न सिर्फ बौद्धिक रूप से बल्कि उसके चेहरे से भी साफ झलकता था। अभी वह छोटी थी, उसके चेहरे के भाव अभी परिपक्व नहीं हुए थे, लेकिन जब वह एक युवती बनी, युनिया की नजरें दूर हट गईं। स्वर्ग ने उसे सबसे उत्तम पात्र प्रदान किया था। यह आशीर्वाद था या सजा? हर कोई उस चेहरे से ईर्ष्या करता था। पुरुष उसके पीछे वासना करते थे, महिलाएं चाहती थीं कि वे उसे बिगाड़ सकें, लेकिन युनिया ने उस चेहरे पर बहुत सारे परिचित निशान देखे। युनशेन, जिलानी, वे 2 लोग जिनसे वह अपने जीवन में सबसे अधिक नफरत करती थी, फिर भी वे ही थे जिन्होंने उसे जीवन दिया। कुल मिलाकर स्वर्ग ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार नहीं किया था। कम से कम उसने उसे जीवन का दूसरा मौका तो दिया था, और इस बार उसने ठान लिया था कि वह अपनी नियति को दृढ़ता से थामे रहेगी और किसी और के काटने के बोर्ड पर मांस बनकर नहीं रहेगी। तभी बाहर से एक थोड़े छोटे कद का आदमी अंदर आया। उसे देखकर युनिया की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसके होंठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अध्याय 90-086 आपके शुभ वचनों को स्वीकार करते हुए। जो आदमी अंदर आया उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। वह लगभग 1.72 मीटर लंबा था। वह काफी दुबला पतला था। उसने ऐसा सूट पहना हुआ था जो न तो नया था और न ही पुराना, लेकिन उसकी फिटिंग ठीक नहीं थी, जिससे वह कुछ बेचारा लग रहा था। पीछे की ओर झुके बालों के कारण उन्हें कुछ हद तक बदसूरत कहा जा सकता था, लेकिन उनकी आंखें असाधारण रूप से स्पष्ट थीं, जो सहज रूप से विश्वास दिलाती थीं। वे कहते हैं कि आप किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं कर सकते, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह व्यक्ति, जो देखने में भी अव्यवस्थित और निराश दिखता था, मात्र 1 दशक से भी कम समय में घरेलू और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी हस्तियों में से एक बन जाएगा। उन्होंने जो व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया उसकी ओर अनगिनत लोग आकर्षित हुए। उनकी महानता की कहानियां बार बार सुनाई गईं और यहाँ तक कि उनकी सामान्य टिप्पणियां भी लोकप्रिय कहावतें बन गईं और जनता ने उन्हें अपना लिया। इस आदमी की तुलना में अंकल किन और युनशेन फीके लगते थे।
अंकल किन मुख्यतः दवा उद्योग से जुड़े थे और उनका ज्यादातर कारोबार विदेशों में था, जबकि युन शेन रियल एस्टेट के कारोबार में थे, जो हालांकि बाद की पीढ़ियों में प्रसिद्ध हुआ लेकिन जी परिवार की नींव पर ही बना था। शेन लियांग से तुलना करें, जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत की और एक पूरी तरह से बेदाग बिजनेस व्यवस्था खड़ी की, तो वे हमेशा एक कदम पीछे रहे। शेन लियांग, यही वो शख्स था जिसे युनिया ने एक बार वर्ल्ड ग्रैंड थिएटर में भाषण देते सुना था, उस समय जब म्याओ म्याओ की हाल ही में मृत्यु हुई थी और वह घर में कैद थी, सिर्फ एक टेलीविजन के सहारे। उसने उस शख्स को दुनिया के मंच पर शांत और संयमित खड़ा देखा, हर हाव भाव एक सफल व्यक्ति की सहजता और धैर्य से भरा हुआ था। कैमरे की निगाह में उनकी आंखें चमकदार और सम्मोहक थीं, मानो कोई भी बड़ा तूफान उनकी प्रगति को रोक नहीं सकता। उस वक्त ऐसी आंखें देखकर वह चौंक जाती थी। उसे ऐसे इंसान से ईर्ष्या होती थी, लेकिन वह बस अपने घने अंधेरे कमरे में बैठी किसी अनजान नियति का इंतजार कर सकती थी, क्योंकि उसके पास इसकी कमी थी। वह इसके लिए लालायित थी। वह उसके करीब जाना चाहती थी, उससे शक्ति प्राप्त करना चाहती थी, ये जानना चाहती थी कि किस प्रकार के व्यक्ति का हृदय इतना शक्तिशाली हो सकता है। जिंदगी फिर से घूम गई और नए सिरे से शुरू हुई। उसका मूल इरादा कभी नहीं बदला। कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते शेन लियांग को स्वाभाविक रूप से आकर देखना ही था। सच कहूं तो उस समय उनके टूथपेस्ट ब्रांड की प्रसिद्धि को देखते हुए जी यूनिया जैसी लोकप्रिय बाल कलाकार को हासिल करने का विचार कल्पना से परे था। कंपनी के कई लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो नतीजा कैसे पता चलेगा। परिणाम ने यह साबित कर दिया कि आशा का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन स्वयं चमत्कारों से भरा है। उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो लगभग उसके बेटे की उम्र की थी, बहुत सुंदर, उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। उसे सहज ही वे पसंद आ गईं। छोटी लड़की उनके पास आई और मीठी मुस्कान के साथ बोली, नमस्ते अंकल, मैं जी यूनिया हूँ। आपकी कंपनी का टूथपेस्ट वाकई बहुत अच्छा है, मुझे विश्वास है कि यह खूब बिकेगा। शेन लियांग मुस्कुराते हुए नीचे बैठ गए और छोटी लड़की की आंखों में देखते हुए बोले, मेरी प्यारी, मुझे आशा है कि तुम्हारी बातें सच होंगी। यूनिया ने उनकी आंखों में देखा और अचानक पूछा, चाचा, क्या कभी किसी ने आपको बताया है कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं? शेन लियांग चौंक गया। कई लोगों ने उसे बदसूरत कहा था, लेकिन पहली बार किसी ने उसकी आंखों की तारीफ की थी। उस छोटी बच्ची का मासूम रूप बनावटी नहीं लग रहा था। बच्चों की दुनिया वाकई बहुत पवित्र होती है। वह मुस्कुराया और यूनिया के बालों को बिखेरते हुए बोला, तुम्हारी आंखें भी बहुत सुंदर हैं। छोटी बच्ची ने मीठी मुस्कान दी। अपनी प्यारी बातों और प्यारी बातों से शेन लियांग का दिल पिघला दिया। काश वो उसकी बेटी होती, लेकिन फिर वो मन ही मन हंसा। उसके परिवार के जीन से इतनी खूबसूरत लड़की कैसे पैदा हो सकती है। जब यूनिया घर पहुंची तो दोपहर के 3 बज चुके थे। झिझकते हुए जब वे अलग हुए तो आखिरकार उसने कहा, गुरुजी, शायद आज रात के बाद आप मुझे फिर कभी नहीं देखेंगे। जियांग ली अचंभित रह गया, फिर जल्दी से अर्थ समझ गया और यूनिया को दिल से देखा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या तुम्हें सचमुच यही रास्ता अपनाना है? शिक्षक कोई समाधान खोजने की कोशिश कर सकते हैं। गुरुजी, यूनिया ने दृढ़ता से कहा। उसकी गहरी आंखें दृढ़ और दृढ़ थीं। यह मेरी पसंद है। मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। भले ही भविष्य में हम बहुत दूर हो जाएं, आप हमेशा मेरे सबसे सम्मानित शिक्षक रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम फिर मिलेंगे। इन शब्दों के साथ वह कार से बाहर निकली और युन मियाओ को साथ लेकर जी फैमिली मैनर के लोहे के गेट के पीछे कदम दर कदम गायब हो गई। जियांग ली ने कई सालों बाद जी यूनिया को आखिरी बार देखा था। उस दिन आसमान एकदम नीला था और वह उस 5 साल की बच्ची की सीधी पीठ को कभी नहीं भूल पाएगा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस यूं ही कदम दर कदम वह उसकी दुनिया से चली गई। जब यूनिया घर पहुंची तो युनशु और कांग जिनशियान वहां नहीं थे। शाम के भोज के मुख्य पात्र होने के नाते वे निश्चित रूप से चमक रहे थे। माँ और बेटी की यह जोड़ी शायद उस समय किसी ब्यूटी सैलून में स्पा ले रही होगी। यूनिया ने मजाकिया अंदाज में अपने होंठ सिकुड़े। युन मियाओ को झपकी लेते देख उसने पहले उसे सुलाने का फैसला किया। युन मियाओ के सो जाने के बाद यूनिया ने उसे लिटा दिया और बिस्तर के पास बैठकर कुछ देर तक उसके सोते हुए चेहरे को देखती रही। तभी बाहर से बाई रैन की आवाज आई। यूया, तुम वापस आ गई। यूनिया दरवाजा खोलने गई और वहां बाई रान खड़ी थी, घर के कपड़े पहने, शायद आज बाहर नहीं गई थी। उसका चेहरा नंगा था, बाल बिखरे हुए थे। हो सकता है उसमें उसका सामान्य आकर्षण न रहा हो, लेकिन उसकी अपनी एक शालीन सुंदरता थी। चाची बाई, क्या आपको कुछ चाहिए? बाई रैन ने देखा कि युन मियाओ सो गई है और कहा, युन मियाओ की नींद में खलल न डालें, मेरे कमरे में आ जाओ। जैसे ही शब्द निकले उसने देखा कि यूनिया की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। तभी उसे याद आया कि युन मियाओ बहरी थी और वह अजीब तरह से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। यूनिया ने धीरे से दरवाजा बंद किया और बाई रैन के कमरे की ओर चल दी। ये कभी जीलानी और युनशेन का शयन कक्ष था, लेकिन जीलानी के लापता होने के बाद से 2 महिलाएं यहाँ रहने लगी थी। क्या कोई तीसरी भी होगी? हास्यास्पद रूप से बड़े बिस्तर को देखकर यूनिया ने उपहास किया। बाईरान ने बिस्तर के पास की दराज से एक सुंदर पैक किया हुआ बॉक्स निकाला। यह विदेश में रहने वाले एक दोस्त का उपहार है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने इसे आपको देने का सोचा। बाईरान ने डिब्बा खोला तो उसमें एक तितली का हेयरपिन निकला जो काले मखमल के कपड़े पर टिका हुआ था। तितली बिल्कुल सजीव थी। उसके पंख छोटे छोटे रंग बिरंगे मोतियों से बने थे और किनारों पर बैंगनी हीरे जड़े थे। छूते ही पंख हल्के से कांपने लगे, मानो किसी भी पल उड़ जाने वाले हों। रोशनी में रंग झिलमिला रहे थे, शानदार और खूबसूरत। यह एक आकर्षक छोटी सी एक्सेसरी थी जो पहली नजर में ही किसी को भी पसंद आ जाएगी। यूनिया ने बस एक नजर डाली। बाईरान उसकी आंखों में कोई और भाव नहीं पड़ पाए, जो उसकी छोटी भतीजी की प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग थी। यूनिया ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। धन्यवाद आंटी बाई, मुझे ये सचमुच पसंद है। बाईरान ने कहा, इसे पहन लो, मैं भी देखूंगी कि यह कैसा दिखता है।
उसने तितली वाला हेयरपिन लिया और उसे यूनिया के बाएं कान के पास लगा दिया। भूरे रंग के बालों पर बैठी एक रंग बिरंगी तितली उसके चेहरे को और भी अधिक निखार रही थी। उसका रंग गुलाबी और दांत चमक रहे थे, एक वास्तविक पूरक। बायरान ने प्रशंसा से सिर हिलाया, ये सुंदर लग रहा है, इसे आज रात भोज में पहनो। यूनिया ने तितली के हेयरपिन को अपने हाथ से छुआ, स्पर्श से उसकी ठंडक महसूस हुई, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। शाम 6 बजे यूनिया, यूनम्याओ और बायरान के साथ कार से हुआडू होटल पहुंची। ड्राइवर चांग होंग था। रास्ते में यात्रा बहुत सुगम थी। चांग होंग ने रियरव्यू मिरर से यूनिया को सहजता से देखा। दोनों की नजरें कुछ देर के लिए मिली, फिर दोनों एक दूसरे से दूर चले गए। यूनिया ने कार की खिड़की के बाहर तेजी से पीछे हटते नजारे को देखा। शहर अंधेरे में डूबने ही वाला था। चारों ओर नियॉन लाइटें धीरे धीरे टिमटिमा रही थीं। उनकी चकाचौंध भरी रोशनी खिड़की से यूनिया के चेहरे पर रुक रुक कर एक चमक बिखेर रही थी, जिसका अर्थ छिपा हुआ और गहरा था। बायरान ने अनजाने में ये देख लिया और अवचेतन रूप से भौहें सिकोड़ लीं। युनशेन की बेटी को सचमुच कम नहीं आंका जा सकता था। कार हुआडू होटल के भूमिगत पार्किंग गैराज में पहुंची और यूनम्याओ किसी तरह उसके पास सो गई थी। क्या वह सो रहा है? मुझे उसे होटल के कमरे में वापस ले जाने दो, बायरान ने यूनम्याओ को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। यूनिया ने एक कंबल लिया और यूनम्याओ को ढक दिया। बायरान के बड़े हुए हाथ को झटकते हुए कहा, चाचा चांद को यहाँ देखने दो, कुछ नहीं होगा, भोज शुरू होने वाला है, हमें अब और देरी नहीं करनी चाहिए। बायरान ने ड्राइवर की ओर देखा जो कुछ उग्र दिख रहा था। उसने अपने होंठ भींचे, ठीक है। बायरान और यूनिया के जाने के बाद यूनम्याओ ने अचानक अपनी आंखें खोली और चांद होंग ने ड्राइवर की सीट से अपना सिर घुमा लिया। एक ग्रे वैन वहां से गुजरी और जैसे ही वह काली ऑडी के पास से गुजरी, वह एक क्षण के लिए रुक गई। ये स्थान एक ब्लाइंड स्पॉट था, जिसकी काली हो चुकी खिड़कियां सुरक्षा कैमरे के तिरछे कोण को पूरी तरह से बाधित कर रही थीं। जल्द ही ग्रे वैन स्टार्ट हो गई और पार्किंग गैराज में गायब हो गई। काली ऑडी चुपचाप कोने में खड़ी रही। गैराज का सन्नाटा बेचैन कर देने वाला था। होटल की पहली मंजिल पर स्थित हॉल में भोज का आयोजन था। जब तक यूनिया और बायरान पहुंचे, तब तक कई मेहमान पहले से ही मौजूद थे। विशाल क्रिस्टल के झूमर के नीचे सुगंधों का सागर और बातचीत का दौर था। हर कोई अपनी सुंदर लेकिन झूठी मुस्कान के साथ बेमतलब की बातें और शालीन बातचीत में मग्न था, जो सांसारिक सुखों की विलासिता को पूरी तरह से दर्शाता था। बायरान की उपस्थिति ने तुरंत ही कई लोगों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर ली, विशेष रूप से पुरुषों की छिपी हुई लालच भरी निगाहों ने। आज बायरान ने सफेद वन शोल्डर बॉडीकॉन लॉन्ग ड्रेस पहनी थी और उसके लंबे बाल सिर के पीछे ढीले बंधे थे, जिससे एक औरत का सौम्य और ज्ञानी आकर्षण खोए बिना एक सेक्सी और कामुक आकर्षण झलक रहा था। अब शादी के बाद वह और भी ज्यादा शांत, फिर भी और भी ज्यादा आकर्षक हो गई थी। बायरान ने बिना इधर उधर देखे यूनिया का हाथ थाम लिया और भीड़ के बीच से भोज की मेजबान को ढूंढने निकल पड़ी। किसी तरह वह इस आयोजन की मेजबान भी थी। आखिरकार अब सब उसे सम्मान से लेडी यूं ही कहते थे, है ना। आगे की कहानी सुनाने के लिए VMstory वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।